सेल्स की बिल काटता नहीं है, लोगों ने जीएसटी नंबर, आप किराना की दुकान पर जाते हो शॉपिंग करने, आपने चावल दाल रोटी सब कुछ खरीदा, ठीक है, वो बंदा, आपने पेमेंट करी, उस बंदे ने अकाउंट में पैसे ले लिया, उसने उसने आपको बिल काट के कहाँ दिया? उसने बिल काटा ही नहीं। तो सेम चीज, जब वो अपने सीए के पास जाता है वो बंदा लेके, सर ये देखो, वो सीए को अपने क्या देता है, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट देता है कि सर मेरे पूरे महीने में मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आए हैं, जो हम मांगते हैं सर बिल का है, उसने बिल काटे ही नहीं। कितने बिल काटेगा? उस उसके पास दिन के 1,000 कस्टमर्स आते हैं, उसको बिल काटता ही नहीं है। पर एक्चुअल में मैंडेटरी है, प्रैक्टिकली तुम्हें मोस्ट ऑफ द केसेस में बिल मिलेंगे ही नहीं सेल्स के। तो सर जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे? तो जीएसटी रिटर्न फाइल करना कैसे होता है प्रैक्टिकली, हम कस्टमर से मांगते हैं सर अपना बैंक स्टेटमेंट दे दो, उसके बेस पे हम जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। तो प्रैक्टिकली हम पहला केस वही समझेंगे, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। गुरु प्रताप भाई बताता हूँ, सबको स्क्रीन दिख रही है? पहले ये बताओ, बैंक स्टेटमेंट दिख रही है ये वाली सबको? यस सर दिख रही है। तो प्रैक्टिकली पहला केस मैंने क्या बताया, कस्टमर ने सेल करी, वो किराने की दुकान है मान लो, उसने सेल्स करी, उसके पास उसने महीने के कोई बिल तो काटा नहीं, महीने के बाद हमें बैंक स्टेटमेंट दे दी, बोल दिया सर रिटर्न फाइल कर दो। उसने तो कोई बिल काटा नहीं है, अब उसने रिटर्न फाइल कर दिया, तो एक्चुअल में उसको सेल्स के बिल काटना मैंडेटरी है। उसने काटा नहीं, गलत है, देखो। डिपेंड करता है कि आपने उसका क्या असाइनमेंट लिया, अगर आपने उसकी काउंटिंग वगैरह का असाइनमेंट लिया है तो आप उसके बिहाफ पे सब काउंटिंग मेंटेन करोगे, बिल काटोगे। अगर आपने सिर्फ जीएसटी फाइलिंग का काम लिया है तो आप बैंक स्टेटमेंट लोगे, और रिटर्न कैसे फाइल करोगे वो बताता हूँ मैं। ये देखो, ये बैंक स्टेटमेंट दिख रही है सबको? ये पूरे अप्रैल मंथ की बैंक स्टेटमेंट है, हम उसकी अप्रैल की रिटर्न फाइल करेंगे। अप्रैल की जीएसटी और वन की ड्यू डेट कितनी बताई थी मैंने? 11 तारीख थी, जो डेट जा चुकी है। अब ये देखो, आप देखोगे पूरे महीने में इसके अकाउंट में कितने क्रेडिट हुए। इस बैंक स्टेटमेंट में टोटल क्रेडिट तो है ही नहीं, पहली बात, ठीक है। तो हम वर्किंग कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं, वो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम रिकॉर्ड करेंगे डेट, किस तारीख को पैसा आया और कितना पैसा आया, ठीक है। अब किराने की दुकान पे मैंने क्या बताया था, किराने की दुकान की क्या सेल होगी, सब B2C सेल्स होगी। उस बंदे ने कोई बिल नहीं काटा, उसको क्या पता होगा कि किस कस्टमर का नाम क्या था? मान लो किराने की दुकान पे जाते हो चिप्स का पैकेट लेने, अब उसको बता के आते हो कि सर मेरा ये नाम है, आप मेरे नाम पे बिल काट दो, बताते हो? नहीं बताते। तो इस बंदे ने बिल का बैंक स्टेटमेंट दी, इस बंदे को नाम पता ही नहीं है, तो आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने में कस्टमर का नाम तो पता नहीं है, तो कस्टमर का नाम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब ये देखो कि हम बस रिकॉर्ड करते जा रहे हैं कि इसका डे वाइज कितना पेमेंट है, कितने क्रेडिट है वो नोट कर रहे हैं। 3 तारीख को 10,000 आए, 3 तारीख को 24,700 है, जितना बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट है। जैसे आप देखते जाओ, 5 तारीख तो 20,000 रुपये आए ये वाले, 6 तारीख को देखो, 6 तारीख को दोबारा 20,000 आए, ये बैंक स्टेटमेंट देखते जाओ, मैच कर रहे हैं ये। इसके बाद 7 तारीख को 17,000 रुपये आए।
हम सारी क्या कर रहे हैं, मोटा मोटी हम सारी उसकी क्रेडिट एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट में किस तारीख को कितना पैसा आया। अब ये 10 तारीख को देखो, 15,000 रुपये आए। ये तो हम ऐसे किराने का एग्जांपल समझ रहे हैं, इसके अलावा और भी काफी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें लोग B2C सेल्स करते हैं, मतलब बैंक से में पैसे लेते रहते हैं, कोई बंदा बिल नहीं काटता प्रैक्टिकली। आपके पास क्या आएगा, आपके पास कस्टमर बोलेगा सर ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, आप मेरी GST फाइल कर दो, वो कोई बिल काटता ही नहीं है। अब आपके पास अगर बिल काटने का असाइनमेंट है, अकाउंटिंग का असाइनमेंट है, तो आप उसके बिहाफ पे मैनेज करोगे, नहीं तो आप बैंक स्टेटमेंट के बेस पे मंथली GST फाइल कर दोगे। ये सेम ऐसा कस्टमर है, बिल नहीं काटता है हमारे पास, हमें सिर्फ बैंक स्टेटमेंट देता है और हम सिर्फ इसकी GST फाइलिंग करते हैं। ये सबसे बेसिक केस है। और ये इसकी जो GST फाइलिंग है वो B2C में कवर होती है। दो तरह के होते हैं, B2B और B2C। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस वो होता है अगर सामने वाले बंदे के पास GST नंबर होता है, और बिजनेस टू कंज्यूमर वो होता है जिसमें लोकल कंज्यूमर्स होते हैं जिनके पास GST नंबर नहीं होता। किराने की दुकान के आप जाते हो, आप खुद आपका GST नंबर थोड़ी लेके आते हो, आप सीधा चिप्स का पैकेट लेके आ जाते हो, क्योंकि नॉर्मल कंज्यूमर ने परचेज किया जिनके पास GST नंबर नहीं है। अगर कोई दूसरा दुकानदार परचेज करता है, उसके पास GST नंबर होता है, तो B2B में कवर होता है, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस सामने वाले पास GST नंबर है तो B2B में कवर होगा, अगर नहीं है तो B2C में कवर होगा। समझ आ रहा है ना सबको यहाँ तक? कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछते रहो भाई चैट में। क्लियर सर, क्लियर सर। ठीक है, तो हम बस सारे क्रेडिट एंट्रीज नोट कर रहे हैं। जैसे 25 अप्रैल को ये 10,000 रुपये हो रहा है, मतलब हम सारे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सीधे क्रेडिट एंट्रीज नोट कर रहे हैं। और एक बच्चे का बहुत ही बढ़िया डाउट आया है कि सर सारी क्रेडिट एंट्रीज पे GST पे होता है, सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन पे GST पे होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपका एक सेविंग अकाउंट है, ठीक है, आपने सेविंग अकाउंट से अपने करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, वो आपकी ही पर्सनल ट्रांजैक्शन है, और जो ट्रांजैक्शन राइट ऑफ हो जाएगी उस ट्रांजैक्शन पे GST पे नहीं होगा। इसलिए हम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन क्रेडिट नोट कर रहे हैं। इस कस्टमर के केस क्या है, सारी जो एंट्रीज हैं इनकी कोई खुद की नहीं है, खुद की इंटर ट्रांजेक्शन नहीं है, सारी कस्टमर रिलेटेड ट्रांजेक्शन है जिसपे GST पे हो रहा है, जिसपे GST पे होगा। आप देख रहे हो इसका टोटल कितना हुआ, 4,02,700। अभी हमने इतनी मेहनत करी इस केस में, पर क्रेडिट एंट्रीज नोट करी। इसका एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं, देखो कैसे होगा ये। आपको इतनी एंट्रीज रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं थी। आप सीधा क्या करते, आप सीधा चैट GPT में जाओगे, उसकी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करोगे, और लिख दोगे कितनी क्रेडिट एंट्रीज है इसमें। ये देखो कितना अमाउंट आया, 4,02,713। और हमने एक्सेल में कितना बनाया था, 4,02,000। एक्सेल में बनाया था 4,02,700। कितना फर्क आ रहा है, 13 रुपए का। एक एंट्री हमने छोड़ दी है, 13 रुपये 84 पैसे, क्योंकि कस्टमर हमें बताया कि ये कैशबैक वाली एंट्री है जिसपे GST नहीं पे होगा। सिर्फ 13 रुपये का जो डिफरेंस है वही आ रहा है। बाकी सभी एंट्रीज ऐसी हैं जिसपे GST पे होगा। मान लो इसमें कोई एंट्री ऐसी होती है कि कस्टमर की खुद की
ट्रांसफर होते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, तो उसमें जीएसटी पे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता, गिफ्ट का ट्रांजेक्शन होता, कस्टमर के भाई ने उसको ट्रांसफर किया होता, तो जीएसटी में कवर ना होता। ठीक है, कोई फ्रेंड दोस्त से पैसा आया होता, उसको इनकम टैक्स में अपन अलग तरीके से गिफ्ट कैसे दिखाते हैं वो अलग चीज में बाद में आएंगे। बट इस चीज कोई वैसी ट्रांजेक्शन होती है उसमें जीएसटी पे ना होता। और ये 13 रुपये 84 पैसे जो भी है, ये क्या है, ये उसका कैशबैक का पैसा है, जो पोले से उसको आया, कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसपे जीएसटी लगेगा, तो हमने हटा दिया। ये तो सिर्फ 13 रुपये, आप इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं तो कोई फर्क ना पड़ता। मान लो कोई बड़ी एंट्री होती 13 लाख की होती है, 13 हजार की होती, तो आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए सिर्फ चैट जीपी से नहीं पूछना है कि भाई तुमने डाला कि नहीं क्रेडिट एंट्री जीएसटी फाइल करती। आपको इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन देखनी है कि कोई एंट्री ऐसी तो नहीं है जिसपे जीएसटी नहीं लाइबल होगा कस्टमर। समझ आ गया यहाँ तक? किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ सर, चैट जीपीटी को जनरली तुम्हें पर्सनल डेटा शेयर नहीं करना चाहिए। बट आजकल एआई के जमाने में तुम उसके बिना रह भी नहीं सकते। तुम पे अगर तुम करना चाहते हो, हम तो तुम्हें दोनों तरीके से दिखा रहे हैं, भी एक्सेल से कैसे वर्किंग करनी है और चैट जीपीटी कैसे वर्किंग है। चैट जीपीटी तुम्हारा काम कैसे इजी करेगा, बाकी तुम्हें कितना यूज करना है क्लाइंट का डेटा, कितनी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी तुम्हें मेंटेन करनी है, वो तुम्हारे ऊपर है। हाँ गुरु प्रताप भाई, चैट जीपीटी वगैरह से अपनी इंडस्ट्री में काफी चेंजेस आए हैं, सब कुछ बहुत इजी हो चुका है। अभी तुम्हें आगे भी बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। आगे बढ़े। तो इसकी कितनी सेल हुई अप्रैल मंथ की? 4,02,700। तो इसकी 4,02,700 की हमें जीएसटीआर फाइलिंग करनी है। अब हमें जीएसटीआर वन फाइलिंग में हमने पहले डिस्कस किया था क्या फाइल होता है, सिर्फ सेल्स का डेटा जाता है। सेल्स का डेटा पूरा जीएसटीआर वन में जाता है, और ये इस कस्टमर की सारी सेल्स बी टू सी है, और कोई सेल्स नहीं है, कोई इनका बी टू बी सेल्स नहीं है। कोई किराना की शॉप में क्या सेल्स होती है, जनरली लोग सारे बी टू सी सेल्स होती है, और इस कस्टमर की सारी बी टू सी सेल्स है। तो हम जीएसटी में फाइल करेंगे। हम जाते हैं जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल क्या है? GST.gov.in। हमने लॉगिन किया, जो हमने लास्ट टाइम कस्टमर का रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स मेल पे आ गए थे। उसके बेस पे हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद कस्टमर ने बिल काटे, जो भी से कस्टमर ने अकाउंट में पैसे लिए। ये कस्टमर ने बिल नहीं काटे अभी, तो बिल नहीं काटे, बट हमें जीएसटी तो फाइल करना है। तो जितने के अकाउंट में क्रेडिट हुए उसको हमने सेल्स माना, और उसके बेस पे हम जीएसटी वन फाइल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? ये देखो, ये ऐसा पोर्टल दिखता है। मैंने आपको क्या बताया था कि अप्रैल की ड्यू डेट फाइलिंग क्या है, अब यहाँ जाओगे आपको दिख जाएगा कितनी है। यहाँ आ रहा है फाइल्ड ऑन 8 मई। हमने ऑलरेडी इसकी जीएसटीआर वन फाइल कर दी है, क्योंकि ड्यू डेट 11 तारीख थी। और जीएसटीआर थ्री बी की ड्यू डेट क्या होती है? 20 तारीख। हमने इस केस में फाइल कर दिया, हम आपको दिखाएंगे कैसे फाइल होता है। हमने इसलिए फाइल कर दी क्योंकि ऑलरेडी ड्यू डेट निकल जाती है अगर लेट होते तो। हम पहले क्या करेंगे, रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे। पोर्टल स्लो है कभी कभी, तो ऐसे ही चलता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, पोर्टल आराम से चलता है। इसकी अप्रैल की रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, तो हम जो क्या फिल करना है वो मई में दिखाएंगे। बाद में आपको अप्रैल में वेरीफाई दिखा देंगे। वैसे इसका पीरियड जो सिलेक्ट होगा अप्रैल ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि अप्रैल की जो रिटर्न है उसकी ड्यू डेट होती है 10 मई, 11 मई। और 11 मई डेट जा चुकी है, हमने जीएसटी वन फाइल कर दी है, इसलिए हम जीएसटी वन दोबारा फाइल नहीं कर सकते। हम आपको वो सेम डेटा कि अप्रैल में क्या फाइल होता है वो मई में फाइल करके दिखा रहे हैं। हम क्या है, हम जीएसटी वन में क्लिक करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन। जीएसटी की रिटर्न सॉफ्टवेयर से भी फाइल होती है, काफी सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में। हम सीधा पोर्टल में ही सीखेंगे, पोर्टल में बहुत ईजी है करना। अगर आपको बाद में खुद सॉफ्टवेयर में करना है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं। तो ये देखो कि ये पोर्टल में क्या क्या कवर होता है। जैसे इसमें ये सारे हेड्स हैं, 4A to 6C तक सारे इसमें आएंगे, जिसमें क्या क्या आएगा, B2B इनवॉइसेस यहाँ डलेंगे, SEZ के इनवॉइसेस आएंगे। ये क्या होता है हम बाद में देखेंगे।
B2C के लार्ज इन्वॉइसेस इसमें आएंगे। और B2C के लार्ज इन्वॉइसेस का क्या है, डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। अगर वो इंटरेस्टेड सप्लाई है और बिल वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है, वो यहाँ आएगा। एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस यहाँ आएंगे। B2C के इन्वॉइस जो यहाँ कवर नहीं हुए वो यहाँ आएंगे। मतलब जो या तो इंटरेस्टेड B2C सेल्स होगी वो यहाँ आएगी, या इंटरेस्टेड सप्लाई सेल्स जिसकी वैल्यू 1 लाख से कम है वो यहाँ आएगी। ठीक है, नीलेटेड सप्लाई अगर किसी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगता वो यहाँ आएगा। क्रेडिट डेबिट नोट यहाँ आएंगे। टैक्स लाइक कोई एडवांस में जीएसटी क्या एडवांस में पेमेंट लगती है बाद में देखेंगे, वो यहाँ आएगी अगर एडवांस में होगा। एडजस्टमेंट कोई करनी है तो यहाँ आएगी। HSN की डिटेल्स यहाँ आएगी, डॉक्यूमेंट्स की आएगी। ई कॉमर्स ऑपरेटर या ऑनलाइन वाले होती है यहाँ 14 to 15 में कवर होंगे। तो हमारा ये देखो, हमारी एक्सेल में अगर आप जाएंगे तो हमारी एक्सेल में क्या सेल्स थी, सारी B2C सेल्स थी। ठीक है, सारी B2C सेल्स की वैल्यू देखो क्या आ गया, 10,000 है, 50,000 है। अब ये बताओ जो सेल्स हैं वो फिफ्थ में आएंगी या सेवन्थ में आएंगी, कोई बताएगा चैट में। जो हमने सेल्स का एक्सेल बनाया वो 5 कॉलम में कवर होगा या 7 वाले कॉलम में कवर होगा। इसमें मैं बता दूं दोबारा क्या आएगा। जहां इंटरेस्टेड सप्लाई है और इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, और इसमें आएगा अदर देन जो 5 में कवर नहीं हुआ। गुरु प्रताप जी कह रहे हैं 7 में, हिमांशु जी 7 में। 7 में आएंगी क्योंकि हमारी सारी स्टेट इंटरस्टेट सप्लाई होगी। किराने की दुकान है, इंट्रा स्टेट है हमारा। किराने की दुकान में कैसी सेल होती है, दुकान है, दुकान पे जो कस्टमर जाता है और परचेज करके, आपने चिप्स का पैकेट लेंगे, आप दुकान से गए, आप परचेज करके आ गए। अब ऐसा थोड़ी है कि आप जैसे दिल्ली में रहते हो फिर आप स्पेशली महाराष्ट्र जाओगे और चिप्स का पैकेट लेने, ऐसा नहीं होगा ना। तो इंटरस्टेट सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई ही है सारी, तो हम 7 में फिल करेंगे। तो मैं दिखाता हूँ कि 7 में फिल कैसे होगा ये डेटा। हम पहले जाएंगे, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। हम क्लिक करेंगे ऐड रिकॉर्ड पे। ठीक है, और हम सिलेक्ट करेंगे हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में क्या होगा, दिल्ली। और इस बंदे का आप जीएसटी नंबर दे सकते हो। जीएसटी नंबर में क्या है, 07 है। 07 दिल्ली का स्टेट कोड होता है। तो और ये बंदे की सारी दोबारा लॉगिन कर दें, और गलती से गलत क्लिक हो गया था। मतलब आप कहीं भी क्लिक कर दोगे तो सारा लॉग आउट हो जाता है, दोबारा लॉगिन करना पड़ता है अपने को। हम अप्रैल का डेटा मई में डाल रहे हैं। हम इंटरफेस में गए, B2C में हमें सारी सेल डालनी है। हमने B2C पे क्लिक किया, ये ऐसा इंटरफेस है। हम एड रिकॉर्ड में गए। एड रिकॉर्ड में हमने बताया कि इसका दुकान कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाईज की क्या होगी, दिल्ली। और दिल्ली का स्टेट कोड क्या है, 07। हमने सेलेक्ट किया 07। और टैक्सेबल वैल्यू इसकी कितनी आ रही थी, मतलब बैंक स्टेटमेंट में कितना पैसा आया था इसका। दिख रही है सबको, एक्सेल दिख रही है। सबको आवाज आ रही है ना। अब ये बताओ, 4,02,700 जो हमने कैलकुलेट किया था, ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू होगी या इनवॉइस वैल्यू होगी, कोई बता सकता है चैट में। जीएसटी पोर्टल दिखाना एक बार, जीएसटी पोर्टल में दिखाता हूँ आपको। जीएसटी पोर्टल में जो आपको टैक्सेबल वैल्यू का कॉलम दिख रहा है, यहाँ 4,02,700 आएगा या कुछ और आएगा। सचिन भाई कह रहे हैं सर इनवॉइस वैल्यू। गुरु प्रताप भाई कह रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू होगी, टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उस बंदे ने कितना कलेक्ट किया, 4,02,000 कलेक्ट किया, जितना अकाउंट में पैसा आया 4,02,000, उसने जीएसटी अलग से कैलकुलेट नहीं किया। उसने, आप चिप्स का पैकेट लेने जाते हो, आप चिप्स का पैकेट कितने का, 20 का, 20 रुपए देके आते हो।
आपको वो थोड़ी कहता है कि 20, आपको दुकानदार ये थोड़ी कहता है मुझे 20 प्लस जीएसटी दे दो, नहीं ना, क्योंकि वो टोटल वैल्यू इतने कैलकुलेट कर रहा है, जितना पैसा अकाउंट में आ रहा है वो इनवॉइस वैल्यू होती है। अब किसी को पे करते हो जीएसटी के साथ पे करना पड़ता है, मतलब अकाउंट में जितना पैसा आया वो जीएसटी इंक्लूड होकर आ रहा है। तो इस केस में इनवॉइस वैल्यू पूरी 4,02,700 होगी। हमें टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इनवॉइस वैल्यू में हम मानते हैं कि इसके सारे प्रोडक्ट जो सेल हुए हैं वो 18% जीएसटी वाले हैं, ठीक है। अब इनवॉइस वैल्यू में जो 18% जीएसटी है वो इंक्लूड है। हम क्या करेंगे, 4,02,700 को 118% से डिवाइड करेंगे। हमारे पास क्या आ गया, टैक्सेबल वैल्यू। और इसमें 18% क्या है, इसका 18% करोगे वो हो गया जीएसटी वैल्यू। इन दोनों का टोटल करोगे इनवॉइस वैल्यू से मैच करेगा आपका। ये देखो, इनवॉइस वैल्यू से मैच कर रहा है ना, क्योंकि जो 4,02,700 है उसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड है। सचिन भाई कह रहे हैं एमआरपी इज इंक्लूसिव और टैक्सेस, करेक्ट है। तो हम वहां पोर्टल में क्या डालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, इनवॉइस वैल्यू डालेंगे, 3,41,000 डालेंगे या 4,02,700 डालेंगे, बताओ सर। 3,41,000 वाली फिगर डालेंगे सर। गुरु प्रताप जी कह रहे हैं कि रिपीट करो, ठीक है रिपीट कर देता हूँ। अभी क्या होगा कि आपके बैंक में जितना पैसा आता है वो जीएसटी इंक्लूड होके आता है, बिना जीएसटी के आता है। गुरु प्रताप जी बताइए। बताओ बताओ जल्दी। आप चिप्स का पैकेट लेके जाते हो, अब दुकानदार आपसे जीएसटी अलग से लेता है या जीएसटी इंक्लूड करके लेता है? विदाउट जीएसटी नहीं होता है गुरु प्रताप भाई। अगर सामने आप चिप्स का पैकेट लेने गए, चिप्स का पैकेट 20 रुपए का है, तो 20 रुपए में जीएसटी भी होता है। दुकानदार आपसे ये नहीं बोलता कि मुझे 20 रुपए का जीएसटी का पैकेट है प्लस 18% या 5% मुझे जीएसटी अलग से दो, नहीं बोलता ना। नहीं बोलता क्योंकि उसमें जीएसटी वो इंक्लूड मान के चलता है, ठीक है। उसकी मर्जी है, समझ आ गया। तो सेम केस में जितना पैसा आता है उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है, तो वो पूरा इनवॉइस वैल्यू है। अगर इस सामने वाला, मैं इस केस में हमारे कस्टमर ने बिल नहीं काटे थे, फॉर एग्जाम्पल इसने सेल करी 8 अप्रैल को 10,000 का ये बिल काटा, ये एंट्री दिख रही है। अगर ये बिल काटता ना तो ये क्या करता कि मैंने उस बंदे से 10,000 लिए जिसमें से जीएसटी भी इंक्लूड है, तो मैं बिल बिल कैसे काटता, 10,000 डिवाइडेड बाई 118%, ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू होगा। इस पे 18% जीएसटी लगेगा, और टोटल कितना होगा। अगर 10,000 अकाउंट में आएगा, अकाउंट में पैसा जो आता है जीएसटी इंक्लूड करके आता है, तो उसने बिल काटा, बिल वो ऐसे काटेगा टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी टोटल वैल्यू। तो ये 10,000 वाला बिल जो कटा है वो ऐसे कटता। इस केस में बंदे ने बिल नहीं काटा तो हम इंडिविजुअल टोटल वैल्यू देख रहे हैं। ऐसा इस केस में इसलिए होता है कि क्योंकि नॉर्मल बंदा, जैसे आप चिप्स लेने गए, आपको पता ही नहीं है जीएसटी क्या होता है, आप मेरे को आप ये बोलोगे ना मुझे फाइनल प्राइस बताओ, आपको क्या लेना देना है कि जीएसटी उसमें है नहीं है। आपको ये होता है कि वो 20 रुपए का है तो मुझे 20 रुपए देने हैं। वो तो दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको जीएसटी पे करना है। उसने आपसे 20 रुपए लिए, दुकानदार ने माना कि 20 रुपए में जीएसटी इंक्लूड है, उसने जीएसटी को अलग किया और गवर्नमेंट को पे कर दिया। समझ आ गया यहाँ तक? तो पोर्टल में फिगर डालेंगे 3,41,000 वाला। किसी को डाउट है तो पूछो भी। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट, हमने ये माना था कि हमारे जो भी प्रोडक्ट सेल हुए उस पर 18% जीएसटी है, तो हमने 18%। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल जीएसटी वाले प्रोडक्ट्स होते तो हम हर का टैक्सेबल वैल्यू अलग डालते और जीएसटी अलग सेलेक्ट करते। ठीक है, इस केस में हमारे में सिर्फ एक ही रेट वाले प्रोडक्ट्स हैं। आप 18% डालोगे, टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। 9% सीजीएसटी लगेगा, 9% आईजीएसटी लगेगा। इस केस में आईजीएसटी नहीं लगेगा ना, क्योंकि ये सारी इंट्रा स्टेट सप्लाई है और बी2सी में हमने सारा इंट्रा स्टेट डाला है। ठीक है, इस केस में जो आपका जीएसटी 18% दो पार्ट में डिवाइड होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंट्रा स्टेट के केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, इंटर स्टेट होती है
तो आईजीएसटी लगता है। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, जब कोई सप्लाई दो स्टेट्स के बीच में होती है। मान लो दिल्ली से महाराष्ट्र माल गया, दिल्ली से हरियाणा गया, और दिल्ली टू दिल्ली माल गया, तो वो इंट्रा स्टेट में कवर होता है। और इस केस है दुकान है, दुकान में तो सेम स्टेट में माल बिकेगा ना। जिस स्टेट में माल होता है, जिस स्टेट में दुकान होता है, उसी स्टेट में सेल होती है। तो इस केस में हम सारा इंट्रा स्टेट एज्यूम किया है। ठीक है, क्लियर है सब कुछ यहाँ तक? आगे बढ़े? तो हम आगे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। ये डेटा सेव हो चुका है। हम जाएंगे, देखो बी टू सी में वन दिख रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है अभी। क्लियर है ना यहाँ तक? किसी को डाउट है? बताओ बताओ, वेट कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़े? तो अब डेटा या तो हमारा 4A 4B में फिल होगा, या 5 इसमें फिल होगा, या इसमें फिल होगा, या इसमें फिल होगा। मतलब या तो आपके बी टू बी इन्वॉइसेज होंगे, या बी टू सी की लार्ज इन्वॉइसेज होंगे, या एक्सपोर्ट इन्वॉइसेज होंगे, या बी टू सी इन्वॉइसेज होंगे, या रिलेटेड सप्लाई होगी। ठीक है, हमने यहाँ फिल कर दिया, इस कस्टमर का और कुछ भी नहीं था। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम 12 नंबर फील्ड में। क्या HSN डालना इस केस में मैंडेटरी है, नहीं है? बताओ, 12 में HSN डालना मैंडेटरी है, नहीं है? सचिन भाई, टोटल डाल देते जितना भी अकाउंट में एंट्री होती, पर्टिकुलर स्टेट सेलेक्ट करके। आगे आएगा, मैं बताता हूँ उसके बारे में, डोंट वरी। देखो, HSN का ये रूल होता है, अगर तुम्हारी सेल 5 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तो 5 करोड़ से ज्यादा, तो B2B में 6 डिजिट HSN कोड डालना मैंडेटरी है। मतलब कोई भी इनवॉइस कटेगा ना, इनवॉइस में HSN लिखा होता है। ठीक है, अगर तुम्हारी सेल्स 5 करोड़ से ज्यादा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो इनवॉइस में 6 डिजिट HSN कोड डालना मैंडेटरी है B2B केस में, वो 4 डिजिट B2C के केस में। ठीक है, अगर तुम्हारी सेल 5 करोड़ से कम है, तो B2B में 4 डिजिट HSN कोड डालना है, और B2C में ऑप्शनल होता है। तो हमारे केस में जो कस्टमर है, कस्टमर की एनुअल सेल्स 5 करोड़ से कम है, और इस केस में सारी सेल्स B2C हुई है, तो HSN डालना मैंडेटरी नहीं है। पर फिर भी हम आपको डाल के दिखा देते हैं, अगर हम ऑप्शन, हमारी मर्जी है। अगर हम डालेंगे तो कैसे डालेगा, वो हम डाल के दिखाते हैं। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि प्रैक्टिकली अपन ये मान के चलते हैं, हम प्रैक्टिकली कोई भी B2B और B2C को बाइफरकेट नहीं करता है। आप सीधा ही मान के चलो कि अगर 5 करोड़ से ज्यादा की सेल है, तो 6 डिजिट HSN कोड डालो, अगर उससे कम है तो 4 डिजिट डालो। मतलब हर केस में आप HSN डाल दिया करो, नहीं तो गवर्नमेंट भी कई बार नोटिस भेज देती है। ठीक है, अब देखो, अब ऊपर जाते हो, इसमें दो फील्ड आती है। पहले B2B सप्लाई है, B2C सप्लाई है, इसमें दो हेड आ रहे हैं। हमारे केस में कोई B2B सप्लाई जीरो थी, तो हम B2C सप्लाई में क्लिक करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कस्टमर का क्या HSN कोड है। मान लो उसने चावल बेचे हैं, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना सबको?
हमें देखना पड़ेगा कि कस्टमर ने क्या, कौन सा प्रोडक्ट बेचा है। मान लो उसने राइस बेचा है, ठीक है। हम सिलेक्ट करेंगे या राइस भरेंगे, राइस का HSN कोड होता है 1006, ठीक है। मैंने बताया है कि अभी अब तुम्हारी सेल 5 करोड़ से कम है, तो हम 4 डिजिट HSN कोड डालेंगे। जल्दी इसमें तुम्हें दिमाग नहीं लगाना होता। दिमाग क्या होता है कि आपके पास जो इनवॉइस आते हैं, इनवॉइस में ऑलरेडी HSN कोड लिखा होता है, आपको बस वही फीड करना होता है। पर ये केस है, क्या है, स्पेशल केस है B2C वाला। तो B2C वाले में कस्टमर ने कुछ डाला नहीं है, ठीक है। उस केस में B2C वाले में कस्टमर ने B2C में कुछ डाला नहीं है। तो बैंक सारा का जितना पैसा बैंक स्टेटमेंट में आया, हमने माना कि वो सारी की सारी कस्टमर की सप्लाई, मतलब कस्टमर की सप्लाई, और कस्टमर से प्रैक्टिकली पूछेंगे तुम, मतलब तुम्हारा किस HSN कोड में सेल हुआ है। जैसे किराने वाले केस में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, तुम्हें कस्टमर से पूछना पड़ेगा तुमने कौन से प्रोडक्ट सेल करे हैं। जनरली अगर ऐसा केस होता है कि किराने वाला शिप आता है, उसने कुछ बिल नहीं काटे हैं, तो मल्टीपल मल्टीपल बाइफरकेट करके डाल देते हैं कि इस HSN का इतना होगा अंदाजे से, क्योंकि उस बंदे ने कोई रिकॉर्ड भी रखा नहीं हुआ है, ठीक है। अब मानते हैं कि कस्टमर ने मान लो चॉकलेट बेची, ठीक है। हमने चॉकलेट डाला, चॉकलेट किस में कवर होगी, किस में कवर होगी, हमने डाला, ठीक है। हमने देखा कि चॉकलेट किस यूकेसी, मतलब क्वांटिटी किस उसमें बिकती है, चॉकलेट पैक्स में बिकती है या पीसीज में बिकती है। हमने डाला कि चॉकलेट के कितने, हमने बोला कि 4,70,000 सेल्स हुई है, 4,70,000 में कितने चॉकलेट बिके होंगे, ठीक है। ठीक है, हमने माना कि एक चॉकलेट 10 रुपए की बेच रहा है कस्टमर, इनवॉइस वैल्यू 4,02,700 है, तो 40,270 उसने चॉकलेट बेचे। समझ आ रहा है, यहाँ हमने माना कि कस्टमर का चॉकलेट का बिजनेस है, ठीक है। और कस्टमर ने कितने चॉकलेट बेचे हैं, 10 रुपए का एक चॉकलेट बेच रहा है, ये हमें कस्टमर से पूछना पड़ेगा कितने का चॉकलेट बेचता है वो। तो टोटल क्वांटिटी उसकी कितनी बिकेगी, 40,270, ठीक है। समझ आ रहा है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना था हमने जो निकाला था, 341,271.19, ठीक है। अब रेट कितना लग रहा है चॉकलेट पे, 18%। CGST, IGST, SGST क्या लगेगा इसमें, IGST जीरो होगा ना, हमने जो डिटेल्स हमने B2C वाले कॉलम में डाल दी सब वही आएगी इसमें, टोटल सेम रहेगा। टैक्सेबल वैल्यू का भी सेम रहेगा, CGST भी SGST भी। उसमें CGST SGST हमने टैक्सेबल वैल्यू डाला था, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया था, ये अपने आप नहीं उठाता है, ये हमें मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब 3,41,271 का 9% अपन डालेंगे, ठीक है। कितना हुआ, 30,714.41, 30,714.41। और SGST कितना हुआ, 30,714.41, ठीक है। हमने यहाँ पे किया ऐड, ये सेव हो गया। जो हमने ऊपर डिटेल डाली थी वो HSN से मैच करना चाहिए। यहाँ समझ आया, HSN डालना है अगर तुम्हारी 5 करोड़ से कम सेल है, तो अपन 4 डिजिट HSN कोड डालेंगे, ठीक है। ये जनरली डेटा आपको इनवॉइस से ही मिल जाएगा। पर इस हमारा क्या था, B2C वाला केस था, तुम्हें कस्टमर से पूछना पड़ेगा कस्टमर का क्या काम है। इस केस में उन्होंने माना कि कस्टमर की कन्फेक्शनरी शॉप है, उसने चॉकलेट बेची। चॉकलेट कितनी बेची, वो कहता है कि सर मैं 10 रुपए की चॉकलेट बेचता हूँ, उसने 4,02,700 की सेल करी। अगर 10 रुपए की चॉकलेट बेचता तो उसने 40,270 चॉकलेट बेची होंगी, ठीक है। जिसकी टैक्सेबल वैल्यू इतनी थी, 18% GST है, सारी इंटरसेट सप्लाई थी, तो IGST जीरो लगा। CGST और SGST की फिगर हमने डाल दी, ये फिगर आप देखोगे B2C में कॉलम ने हमने डाली थी जो B2C में उससे मैच करेगी, वहां तो ऑटोमेटिकली फैच करता है, यहाँ हमें मैनुअली डालना पड़ता है। यहाँ तक सबको क्लियर, कोई डाउट, हमने ऐड कर दिया है, क्लियर है सबको यहाँ तक, पूछो किसी को डाउट है यहाँ तक। क्लियर। तो एक और फील्ड होता है जो हमें डालना होता है, समरीति। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट HSN कोड डलेगा, अगर 5 करोड़ से कम है तो 4 डिजिट डलेगा। जनरली आप ये समझ के चलो। तो इस केस में हमने 4 डिजिट डाला क्योंकि 5 करोड़ से कम है। तो अब इसके बाद हमें कॉलम डालना है 13, डॉक्यूमेंट्स इशूड का, ठीक है। इस केस में है क्या डालेंगे कि कितने इनवॉइस कटे हैं, ठीक है। हमने एक्सेल बनाया था, ठीक है। एक्सेल में हमने देखा कि इसके कितने क्रेडिट हुए हैं, ठीक है।
हमने एक फील्ड ऐड किया इनवॉइस नंबर, ठीक है। हमने ये माना कि जितने अकाउंट में एंट्री आई है वो अलग अलग बंदों से आई है और अलग अलग इनवॉइस कटे हैं, ठीक है। B2C में सारा ऐसे ही मानना पड़ता है। तो हमने माना कि टोटल इसके 27 इनवॉइस कटे हैं, ठीक है। और ये क्या है कि अप्रैल फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना होता है, तो इनवॉइस जो बिल बुक है वो एक से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हम क्या डालेंगे कि अप्रैल में एक से लेके 27 तक इनवॉइस कटे हैं, ठीक है। करेक्ट है। जिसमें से टोटल नंबर कितना हुआ, 27। और कैंसल्ड कितने हुए, 0, ठीक है। ये डिटेल जाएंगी। और बाकी अभी हमें कोई डिटेल नहीं डालनी, क्योंकि इनवर्स अप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है, तो वैसा इनवॉइस है वो डालना है। रिवाइज इन कोई रिवाइज हुआ है उसका नंबरिंग डालना है। मतलब हमारे केस में ना कोई रिवाइज हुआ, ना इनवर्स अप्लाई है, ना कोई डेबिट नोट है, ना क्रेडिट नोट है, तो हमें और कुछ नहीं डालना है। हम सिर्फ बेसिक समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हम सेव कर देंगे। तो मतलब कोई जो नॉर्मल रिटर्न होती है B2C वाली, जिसमें हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आती है, हमें 3 कॉलम भरने हैं। एक तो 7 फील्ड भरेंगे B2C वाला, एक हम भरेंगे 12 HSN वाला, और 13 डॉक्यूमेंट्स इशूड वाला। इतना ही फाइल करेंगे GSTR 1 में। यहाँ तक किसी को डाउट तो पूछो। हमने रिफ्रेश किया, हम नीचे आ गए, आगे बढ़े अगर किसी को डाउट नहीं है तो। इसके बाद हम क्लिक करेंगे जनरेट समरी पे। यहाँ कुछ मतलब आधे सेकंड का टाइम लगता है इसको रिफ्रेश होने में। तो हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं नीचे। नीचे अभी आएगा प्रोसीड टू फाइल या समरी। हम आगे क्लिक करेंगे प्रोसीड टू फाइल या समरी। GSTR 1 में हमने 3 चीजें डाली बस। एक B2C वाला कॉलम डाला, HSN का कॉलम डाला, डॉक्यूमेंट कॉलम डाला, ये 3 फील्ड डालेंगे और GST 1 हमारी रेडी हो जाएगी। ये समरी हो गई है, जिससे अपन वेरीफाई करेंगे। बेसिकली आपको चेक करना है, अभी जो हमने डेट डाली मैच होनी चाहिए। 7 में हमने डाला था B2C, जिसका हमने वैल्यू डाला था 341,271, ठीक है। CGST और SGST इतना बनना था। उसके बाद हमने HSN में डाला था, जो HSN डाला था कॉलम 12, उसमें हमने डाला था स्पेसिफिकली B2C में, क्योंकि इसका B2B 0 था। 0 आ रहा है ना, देखो। अब ये वाला और जो हमने ऊपर डाला था, ये वाला 7 में, ये दोनों मैच होने चाहिए। मैच हो रहे हैं हमारे केस में, तो कोई इशू नहीं है। आपको चेक करना है कि मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने और क्या डाला था, 13। 13 में कितने डॉक्यूमेंट इशू हुए हैं, 27। जो हमने डिटेल्स डाली थी सारी GST रिटर्न में ले ली है। तुम्हारी GST रिटर्न रेडी है फाइल करने के लिए, ठीक है। डन है। यहाँ तक किसी को डाउट। ये सारा का सारा डेटा हमने मई की रिटर्न में डाला था अप्रैल का, ठीक है। अभी मई ही चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन आया नहीं है। ये ऑप्शन इसकी मतलब मई की ड्यू डेट क्या होगी, 10 जून होगी ना, तो इसकी जून में फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन आएगा। इसलिए अभी ये फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर अपन अप्रैल में फाइल कर रहे थे ना, फाइल स्टेटमेंट क्लिक करते OTP आता तो हमारी फाइल हो जाती। सेम रिटर्न हमने ऑलरेडी अप्रैल में फाइल करी है। हम आपको खोल के दिखाते हैं कि कैसी फाइल हुई है, कैसी दिखती है वो। ये ऑलरेडी अप्रैल में 11 अप्रैल लास्ट डेट थी GST 1 की। हमने 8 11 मई लास्ट डेट थी, हमने 8 मई को ऑलरेडी फाइल कर दी है। एक बार आपको दिखाते हैं जो फाइल हुई हुई है, सेम ऐसी ही फाइल हुई है जो हमने आपको दिखाया है डेटा जनरेट करके। देखो हम अप्रैल में दिखाते हैं, अप्रैल में जाएंगे, ऑलरेडी रिटर्न फाइल हुई होगी। देखो यहाँ स्टेटस दिख रहा है, फाइल हम दिखाते हैं हमने क्या फाइल किया है। हमने क्या क्या डिटेल्स भरी है, देखो 7 भरा है, 12 भरा है और 13 भरा है। जो हमने भरा था सेम है ना। अब व्यू समरी में जाओगे, जो हमने डिटेल्स भरी थी आप चेक कर लो। मैच कर रही है, 4,02,700। ये देखो, ये मैच हो रहा है सब कुछ एज इट इज है। अब नीचे एज इट इज हमारा डेटा मैच हो चुका है। तो हम नीचे, उसके बाद नीचे फाइल स्टेटमेंट में क्लिक करके OTP आएगा और हमारी रिटर्न फाइल हो जाएगी। इसके बाद हमारी GST R1 फाइल हो गई है। आपको स्टेटस फाइल दिख रहा है। जब आप OTP सबमिट करोगे, आपको बैक आओगे तो आपको लिखेगा स्टेटस फाइल। यहाँ तक किसी को डाउट। नो डाउट सर। अब
अब जीएसटी और 3B की लास्ट डेट क्या होती है फाइल करने की, कोई बताएगा? मैंने बताया था पहले। 20। एक बच्चा कह रहा है सर स्क्रीन पे ही दिख रहा है, या देखो लिखा हुआ है ना 20 में। तो हम जीएसटी और 3B फाइल करना सिखा देते हैं आपको। अब जीएसटी और 1 में हमने क्या डाला था, आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल डाला था, मतलब क्या सेल्स का डिटेल था। अब जीएसटी और 3B में क्या डिटेल आती है, वो बताओ एक बार। किसी को पता जीएसटी और 3B में क्या क्या आएगा? अभी जो, जब गवर्नमेंट ने ना जीएसटी लो बनाया था, जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 2017 में आया था। गवर्नमेंट ने रूल बनाया था, मतलब उन्होंने 3 फॉर्म क्रिएट किए थे, जीएसटीआर 1, 2 और 3। उन्होंने बोला था कि हम पहले क्या करेंगे, 1 में सेल्स का डिटेल डालेंगे, ठीक है। जो भी तुमने सेल्स करी है वो 1 में डालोगे। 2 में क्या होगा, 2 में तुम बोलोगे कि जीएसटीआर 2 भी फाइल करनी होगी, गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड किया था कि तुम में जो भी सामने वाला बंदा जीएसटीआर के बिल डालेगा, मतलब जो सामने वाला बंदा सेल डालेगा वो आपकी परचेज होगी। वो जीएसटी 2 में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये मेरी परचेज है। इसके अलावा कोई आपकी अनरजिस्टर्ड परचेज होगी, आपको जीएसटी 2 में डालना होता था, जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया था, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला था कि जीएसटी 1 में आपने सेल डाली, 2 में आपने सारी परचेज डाली, 3 में दोनों का डिफरेंस करके जो भी आपका नेट टैक्स बनेगा वो फाइल कर देना। बट जब जीएसटी एक्ट आया, लोगों को लगा यार जीएसटी बहुत मुश्किल है, गवर्नमेंट ने जीएसटी 2 हटाई दी। उन्होंने बोला कि यार तुम परचेज की डिटेल अभी मत डालो, हम आपको सिंपल लगते हैं, आप 1 डालो, 1 में सेल का डिटेल डालो, 2B और 2A में परचेज का डिटेल ऑटोमेटिकली फैच होगा, 3B में आप समरी दिखेगी, आप समरी के बेस पे जीएसटी रिटर्न फाइल कर दो। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई सिस्टम अभी तक रखा ही नहीं है कि 2 में आपको परचेज का डिटेल डालना है, ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है जो सामने वाला बंदा डालता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई आप रजिस्टर्ड परचेज करते हो तो आपको कहीं नहीं दिखती अभी। पर जो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में रूल बनाया था, उन्होंने बोला था कि वो आप पहले ऐसी 2A फाइल, टू फाइल जीएसटी 2 भी फाइल करोगे और आप परचेज की डिटेल डालोगे। एज आज की डेट में सिर्फ 2 ही रिटर्न फाइल होती है, जीएसटी 1 और 3B। 2 आपको फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। पर गवर्नमेंट ने इनिशियली डिसाइड किया था कि फाइल करवाएंगे, अभी तक कुछ ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ है। इन द नियर फ्यूचर कुछ अगर गवर्नमेंट लेके आती है तो स्टार्ट हो भी सकता है। पर अभी आपको जीएसटी 1 और 3 भी फाइल करनी है। हाँ, डाउनलोड हो सकती है भाई, हो सकती है। तो आप ये देखो, जीएसटीआर 1 में जो हमने फाइल किया था, हमारा क्या टैक्स बन रहा था। सीजीएसटी इतना बन रहा था ना, 36,243, और एजीएस इतना बन रहा था, ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया है। ठीक है। अब ये जो कॉलम्स होते हैं बाद में बताऊंगा। आपको बस नॉर्मल रिटर्न में ये देखना है 3.1 और 3.4, ये 4 वाला, जो इसका आईटीसी होगा, मतलब जो इसकी परचेजेस होगी रजिस्टर्ड वेंडर से, वो एलिजिबल आईटीसी में आ जाएंगी। ठीक है। अब इसकी आउटपुट सप्लाई कितनी है, 36,000 रुपये। ठीक है। इसको इनपुट कितना मिल गया, 4600 रुपये का। जो नेट डिफरेंस है इसका पेबल हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़े, किसी को डाउट कोई? एक बच्चा कह रहा है कि सर आईटीसी किस चीज का है। इसने एक लैपटॉप परचेज किया है जिसका आईटीसी है, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, उसने उस लैपटॉप परचेज में अपना जीएसटी नंबर दे दिया था। ठीक है। अब अगर मान लो कि ये रजिस्टर्ड वेंडर से परचेज करता तो यहाँ दिखता या नहीं दिखता, कोई बताएगा चैट में? बताओ यार। नहीं दिखता सर, क्योंकि उस पर जीएसटी लगा ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे हम सेव करेंगे डेटा को। हमने चेक कर लिया कि आपको कस्टमर के बिहाफ पे चेक करना है। गुरु प्रताप जी कह रहे हैं रिपीट, मैं रिपीट करता हूँ। जो आपने सेल करी थी, जो आपने जीएसटी 1 फाइल करी थी, उसमें आपका आउटवर्ड टैक्स कितना बन रहा था, 36,243। ठीक है। अब इस बंदे ने क्या किया, एक लैपटॉप परचेज किया जिसपे अपना जीएसटी नंबर दिया था, जिसपे उसको 4690 रुपए का सीजीएसटी और 4690 एसजीएसटी का आईटीसी मिला था। ठीक है। कस्टमर को पता था कि कस्टमर के पास परचेज का बिल था जिसपे उसने जीएसटी नंबर दिया था। ठीक है। कस्टमर ने चेक किया कि यार मेरा 4690 रुपए का सीजीएसटी था इनपुट, वो इसमें दिख रहा है, मतलब सामने वाले बंदे ने रिटर्न, सेल्स रिटर्न फाइल कर दी है, वो यहाँ आ रहा है। ठीक है। तो उसने मैच किया,
ठीक है, अब नेट के में क्या है, कितना जीएसटी पे करेगा। इसका आउटपुट पे 36,000 टैक्स लग रहा है, इसको इनपुट मिल रहा है 46,000 का, दोनों का डिफरेंस इसको पे करना पड़ेगा। ओपन आगे देखते हैं। क्लियर है। हम इसको सेव करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये देखो, इसका कितना आउटपुट आ रहा था, इतना। इसका आईटीसी कितना था, 4600 रुपये का। नेट इसको कैश में पे करना है 31,552। ठीक है, नेट इसको कैश में पे करना है। अब कैश में वो कैसे पे करेगा। ठीक है, आप जाओगे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, एग्री एंड कंटिन्यू, यस। कितना इसको टैक्स पे करना है, 31,552 एस सीजीएसटी पे करना है, और 31,552 एसजीएसटी पे करना है। टोटल इसको 63,104 का चालान पे करना है। ठीक है। हाँ सचिन भाई, ऑटो फैच होता है इस पे, डिटेल में आगे बताऊंगा। अभी जीएसटी और 3 भी समझो, 2A 2 भी आगे समझेंगे एक बार। ठीक है, अब 63,104 का चालान पे करने कैसे पे होगा। ओवर द काउंटर वो चालान जनरेट करेगा, बैंक में जाएगा, जो उसकी ब्रांच होगी लोकल, वहाँ ये सबमिट करेगा चालान, और वहाँ पे पे करके आ जाएगा। ठीक है, या तो एनईएफटी आरटीजीएस भी कर सकता है, या ई पेमेंट भी कर सकता है। ठीक है, मान लो हमने ई पेमेंट पे सिलेक्ट किया, चालान चालान जनरेट किया, और हमने, हमारे पास ऑप्शन आ गया कैसे पे करना है। हमने प्रेफर्ड बैंक या नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट का, हम बोला कि हमने कस्टमर को बोला कि चलो यूपीआई से पे कर दो। हमने सेलेक्ट किया, यूपीआई पे क्लिक किया, मान लिया एक्सिस पे, मतलब इस पे आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये सब इंटीग्रेटर होते हैं, कोई से भी सेलेक्ट करोगे यूपीआई जनरेट हो जाएगा। आई एग्री टू टर्म जनरेशन किया और मेक पेमेंट पे क्लिक कर दिया। हमने क्लिक किया टर्म्स एंड कंडीशंस पे, पे रेजर पे क्लिक किया। ठीक है, हमने यूपीआई पे क्लिक किया, ये क्यूआर शो हो गया। हम क्या करते हैं इस केस में, कस्टमर को क्यूआर का फोटो भेज देते हैं, कस्टमर अपलोड करके पेमेंट कर लेते हैं। अब हमें बस क्यूआर का पेमेंट कस्टमर को पे कर देना है, और कस्टमर पे कर देगा, हमारा जीएसटी रिटर्न वहां पे पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। फिर हम जीएसटी रिटर्न में आगे सबमिट करेंगे, ओटीपी जाएगा, फाइनल सबमिट हो जाएगी जीएसटी रिटर्न। अभी हम ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर अभी पे नहीं करेगा, उससे पहले पूछना पड़ेगा कि भाई तेरा इतना टैक्स पे कर रहा है, बन रहा है, बता भाई, ओटीपी भेजें, क्यूआर अभी है पैसे अवेलेबल। तो हम पूछ के बाद में पे करेंगे, बट यहाँ तक बताओ सबको क्लियर है ना। ये पेमेंट के बाद ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे, जीएसटी फाइल हो जाएगी हमारी 3BB। ठीक है, बताओ किसी को डाउट हो यहाँ तक। हाँ गुरु प्रताप भाई। हमने पेमेंट नहीं करी, हमने पेमेंट नहीं करी है, बस हमने उसको बैक कर दिया है। बस आप उस केस में क्या करते, पेमेंट करते, चालान जनरेट होता, सक्सेस हो जाता, आप ओटीपी फाइल करते, ओटीपी डालते, रिटर्न फाइल करते, 3B आपका सक्सेसफुली फाइल हो जाता। हमने उसको बैक कर दिया है।
कोई कस्टमर से पेमेंट लेना है, अभी कोई पेड वाला केस था। हाँ, गुरु प्रताप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, हम दोबारा रिटर्न पे डैशबोर्ड पे गए। मई की अप्रैल की रिटर्न अपन फाइल कर रहे थे, जिसका वन का ड्यू डेट 11 तारीख था और 3B का भी 20 तारीख है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ठीक है, अभी हम गए GST 2B में। जो ये परचेज करेगा सारी की सारी 2B में शो करेगी। ठीक है, जो मैं 3B में वो इनपुट दिख रहा था ना, 4690 रुपए का। ठीक है, वो आपको 2B में दिखेगा। ठीक है, मतलब 2B में आपको लाइन आइटम दिख जाएगी कि किस चीज का इनपुट है। आप जाओगे एक्सेल में, सबनी डाउनलोड कर सकते हो। जो चीज 2B में आएगी वो आपको 3B में दिखेगी। आपको 2B में लाइन आइटम वाइज दिखेगा कि किस किस चीज का आपने इनपुट खरीदा है। ठीक है, आपको किस चीज की ITC अवेलेबल है, किस चीज का नहीं है, वो सारे इसमें दिखेगा। मतलब कुछ ऐसी सर्विसेज होती है ना जिसका ITC अवेलेबल नहीं होता, वो भी आपको यहाँ दिखेगा। आप इसको क्लिक करोगे B2B। इस बंदे ने क्या परचेज किया, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट से एक लैपटॉप परचेज किया है 52,118 का, जिसपे 4690 रुपए का इसको इनपुट मिला है, जो हमारा GSTR 3B में रिफ्लेक्ट कर गया, जिसका हमें इनपुट मिल गया। ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। मान लो कि इसका आउटपुट हमारा कितना बनना था, शायद 36,000 कुछ का बनना था, 36,100 का बनना था। ठीक है, जिसमें से हमें 4690 रुपए का इनपुट मिला। ये हो गया SGST। ठीक है, और हो गया ये CGST। ठीक है, CGST भी सेम इतने का बन रहा था मान लो, और इतने का उससे इनपुट मिल रहा था। नेट डिफरेंस उसका कैश में पे होगा, मान 31,409 का। 31,409 का टोटल चालान उसका बना 62,000 कुछ का, मतलब एक्चुअल में 63,000 का बना था। एक्चुअल में SGST का कुछ अमाउंट ज्यादा था। तो यहाँ तक सब क्लियर है। इतना उसने नेट में पे करेगा, चालान जनरेट होगा और GST रिटर्न फाइल हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? GST 2B में क्या डेटा आता है वो भी क्लियर है ना? आपको अभी तक इसमें वो सारे काफी ऑप्शन है। GST 2A क्या होता है, 2A 2B में फर्क क्या होता है, रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं, वो धीरे धीरे समझेंगे। यहाँ तक जितना मैंने बताया सब क्लियर है? क्लियर है, बताओ। ITC ट्रांजैक्शन शो हो रही है गुरु प्रताप। जो परचेज करी तुमने, जिस पे तुमने GST नंबर दिया, वो सारी की सारी एंट्री GST और 2B में शो करेंगी, जिसका तुम्हें ITC मिलेगा। हाँ, सचिन सचिन भाई, पेनल्टी होती है उसकी। क्लियर है, आगे बढ़े। ये नॉर्मल जो B2C वाली रिटर्न थी, इसमें सिर्फ B2C सेल्स थी, वो फाइल हो चुकी है हमारी। अपन GSTR 1 भी फाइल कर लिया हमने, GSTR 3 भी फाइल कर लिया। 2B में क्या आता है वो हमने देख लिया अभी तक। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा केस लेंगे जिसमें B2B सेल्स भी होंगी। ठीक है, ये सिर्फ B2C वाला केस था। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा दूसरा केस है। दूसरे केस में ये बंदा एक्चुअल में बिल काटता है। ठीक है, इस बंदे की क्या होती है, B2B सेल होती है, मतलब ये एक्चुअल बिजनेस ओनर को सेल करता है जिसके पास GST नंबर है। ठीक है, ये उसका GST इनवॉइस है। ठीक है, GST इनवॉइस कैसा दिखता है मैं एक बार सिंपल बता देता हूँ। ये कस्टमर हो गया। ठीक है, कस्टमर का नाम हो गया। ये कस्टमर का एड्रेस हो गया। ठीक है, ये कस्टमर का GST नंबर हो गया। दिख रहा है ना सबको, ये कस्टमर का GST नंबर हो गया। उसको जिसने बिल काटा उसका नाम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका GST नंबर हो गया। ठीक है,
उसने क्या क्या बेचा, ठीक है। मैंने बताया था ना, एच एस एन कोड 4 डिजिट का आएगा, तुम्हारी सेल 5 करोड़ से कम है, तो इस कस्टमर की सेल 5, इसने 4 डिजिट का एच एस एन कोड डाला है, तो इसका मतलब इसकी सेल्स 5 करोड़ से कम होगी, इसलिए इसने 4 डिजिट का डाला है, ठीक है। इनके प्रोडक्ट पे कितना रेट लगता है, 5%। कितनी क्वांटिटी इसने भेजी, क्या रेट है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बिल काटा। अब ये चीज देखो, ये कस्टमर का जीएसटी नंबर का स्टेट कोड क्या, 08, 08 क्या होता है, राजस्थान का, ठीक है। इस बंदे ने माल भेजा आसाम, तो ये क्या हुई, इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई में एस जीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा सर। तो इस केस में देखो, इसने आईजीएसटी लगाया, ठीक है। इन्होंने इसका टोटल किया, तीनों को टोटल करके आईजीएसटी लगा दिया, ये टोटल वैल्यू हो गई। अब कस्टमर को, इनको जीएसटी इंक्लूड करके कस्टमर से इतनी पेमेंट आएगी, ठीक है। जो उस केस में अपन देख रहे थे ना, B2C वाले में, जितना बैंक में पैसा है उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है, क्योंकि कस्टमर इनको इस केस में इतना पेमेंट करेगा जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसकी हम BSTR 1 फाइल कैसे करेंगे उसका, उसके लिए आप क्या किया करो, एक एक्सेल का फॉर्मेट बना लिया करो। एक्सेल में ये सब चीजें डिटेल्स डालेंगे अपन, जिसके बेस पे GSTR 1 फाइल करेंगे। इनके अप्रैल मंथ में 7 इनवॉइस कटे हैं, ठीक है। ये पहला इनवॉइस है, ठीक है। अप्रैल नया फाइनेंशियल ईयर होता है, क्योंकि उसमें नया फाइनेंशियल स्टार्ट होता है अप्रैल में। अप्रैल में सीरीज नई दोबारा बिल बुक की दोबारा स्टार्ट हो जाती है। बिल बुक, अब इनवॉइस नंबर का भी देखो स्ट्रक्चर होता है। इनकी फर्म का नाम एनएससी है, तो इन्होंने एनएससी लगाया, पहला बिल कटा, और 26-27 मतलब फाइनेंशियल ईयर 26-27 है, ठीक है। जो लास्ट ईयर का बिल कटता तो यहाँ 25-26 लिखा होता, 26-27 की जगह, ठीक है। अब हम क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, आप वो देखो। आपने किस किस चीज का एक्सेल बनाना है, एक्सेल में हम क्या क्या डिटेल्स रखेंगे, सीरियल नंबर, इनवॉइस डेट, पार्टी नेम, जीएसटी नंबर, स्टेट कौन सी है, एचएसएन क्या है, क्वांटिटी क्या है, यूनिट का क्या है, रेट क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, आईजीएसटी लग रहा है या सीजीएसटी लग रहा है, इनवॉइस वैल्यू क्या है, ये सारी डिटेल्स की अगर एक्सेल बनाओगे तो आपकी इतने डेटा के बेस पे आप जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो आपको इनवॉइस देख के ये सारी डिटेल्स रखनी है। तो मैं पहला इनवॉइस खोलता हूँ एक बार। आप देखो पहले इनवॉइस में, पहले इनवॉइस का नंबर क्या है, ये वाला जो हमने एक्सेल में डाल दिया, इसकी डेट क्या है, 2 अप्रैल, ठीक है। 2 अप्रैल, और ये हमने डाल दिया, ठीक है। पार्टी का नाम क्या, मतलब बिल किसको किया, वो हमने डिटेल्स डाल दी है, ठीक है। और इसका जीएसटी नंबर क्या है पार्टी का, वो हमने यहाँ से कॉपी कर दिया, ठीक है। स्टेट क्या है पार्टी की, वो हमने यहाँ से कॉपी कर दी, ठीक है। एचएसएन क्या है, वो हमें यहाँ दिख गया। इस केस में 3 लाइन आइटम है, तो हमने देखो इस बिल के अंदर 3 लाइनें ऐड कर दी हैं अलग से, ठीक है। हम ये पूरी डिटेल डाल देंगे, एक्सरसाइज, क्वांटिटी, पैकेट, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक डालेंगे टैक्सेबल वैल्यू तक। सिमिलरली अदर जो लाइन आइटम है उसका हमने डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। हमने ऐसे सिमिलरली तीनों लाइन आइटम डाल दिए, ठीक है। अब जो इन्होंने इनवॉइस में आईजीएसटी कैलकुलेट किया है, वो इन्होंने टोटल कैलकुलेट कर लिया, पर हमने इंडिविजुअल लाइन आइटमाइज किया है। पर आप टोटल देखो, टोटल मैच कर रहा है, 16 से 41.5 आ रहा है, और इनका भी 16 से 41.5 आ रहा है, मैच हो रहा है ना। क्योंकि हमने टैक्सेबल वैल्यू का आईजीएसटी देखोगे 5% अलग से इंडिविजुअल पे लगाया है, ठीक है। ये 15,400 हो गया इंडिविजुअल ये वाला, और 10,800 ये वाला, 10,000 ये वाला हो गया, हमने यहाँ डाल दिया, और 735 ये हो गया, हमने इंडिविजुअल लगाया है। तीनों को टोटल करोगे, ये वाले नंबर से मैच कर रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। गुरु प्रताप भाई, गुरु प्रताप को रेट गलत लिखा हुआ है, सही कह रहे हो तुम। एक्चुअल में जो फॉर्मूले में लगाया है वो 5% ही लगाया है, ये मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ एक बार, देखो। 5% लगाया है वो, रेट गलत लिखा हुआ है एक्चुअल में, मैनुअल है, कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो हम इसके बाद जाएंगे। आप देखो, इनवॉइस वैल्यू में एक बार टोटल देख लो, इनवॉइस वैल्यू का टोटल मैच कर रहा है। इन तीनों लाइन आइटम का टोटल किया हमने, और इनवॉइस वैल्यू से मैच किया, तो मैच कर रहा है हमारा, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे सेकंड इनवॉइस नंबर पे। सिमिलरली सेकंड इनवॉइस की सारी डिटेल जो हमने पहले डाली थी वो चेक करो, मैच हो रही है। इनवॉइस नंबर डाला, डेट डाली,
ठीक है, अब ये देखो इस केस में जीएसटी नंबर नहीं डला है, तो इस केस का जीएसटी नंबर नहीं डला तो मतलब बी टू बी इनवॉइस नहीं है, बी टू सी इनवॉइस हुआ। ठीक है, बी टू सी इनवॉइस में हमें कस्टमर का नाम की जरूरत नहीं होती, तो हमने इसे लिख दिया बी टू सी सेल्स है। ठीक है, जीएसटी नंबर में अनरजिस्टर्ड पर्सन आ गया कि इसका कोई वो नहीं है। स्टेट देखो कौन सी है, स्टेट मध्य प्रदेश है। इस केस में देखो स्टेट अलग है, इसमें केस में बी टू सी की भी स्टेट अलग हो गई है। जैसे हमने पहले रिटर्न भरी थी, हमने माना था कि बी टू सी की सेम स्टेट है क्योंकि उसकी किराने की दुकान थी और सेम स्टेट में सेल हुई थी। इस केस में बी टू सी की स्टेट अलग हो गई है, तो हमें बी टू सी की वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, एच एस एन डाला हमने देख के, इसके दो लाइन आइटम हमने दोनों डाल दिए। सेम हमने बाकी डिटेल्स डाल दिए, क्वांटिटी कितनी है, बैग कितना है। जीएसटी रेट इसमें देखोगे, इस केस में जीएसटी रेट 18 ही है। और फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में कितना लगाया है। फॉर्मूले में जीएसटी रेट हमने 18% लगाया है, देखो इस केस में जीएसटी रेट 18 है। ठीक है, इसका टोटल देखोगे ये मैच कर रहा है। टोटल इनवॉइस वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 10,000,30 हो रहा है मैच। क्लियर है यार? देखो ये रहा हमारा गया थर्ड इनवॉइस। इसमें भी देखो आप सब कुछ सेम है, बस ये भी बी टू सी वाला इनवॉइस है। ठीक है, सिमिलरली आप इसमें सारी डिटेल्स डाल दोगे। ठीक है, हमने कस्टमर का नाम डाला नहीं क्योंकि बी टू सी में रिक्वायर्ड नहीं होती है, कहीं डलता नहीं। इसके स्टेट देखो जो इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, एच एस एन देखो हमने डाल दिया। एच एस एन कोड हम 4 डिजिट डाल रहे हैं, समझ आ गया ना, 5 करोड़ से सेल कम है इसकी। इस केस में जीएसटी रेट 5% है। ठीक है, हमने 5% डाला वहां पे। ठीक है, फॉर्मूले में जीएसटी 5% लगा हुआ है। टोटल मैच कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ये देखो टोटल मैच कर रहा है ना, 7392, मतलब सब कुछ ठीक है। गुरु प्रताप भाई, सामने वाला कोई फाइनल कंज्यूमर है हमारी तरह, उस वो जीएसटी क्लेम ही नहीं करेगा। अब आप मान लो घर के लिए कुछ सामान लेने जाते हो, मान लो घर के लिए पंखा लेने गए, आगे बाद जीएसटी नंबर नहीं है, तो अब जीएसटी नंबर दोगे थोड़ी आप। पंखा लेके आओगे बिना जीएसटी नंबर दिए, और घर दुकान अपने घर में लगाओगे और पंखे का मजा लोगे बस। अब उसको जीएसटी नंबर थोड़ी दोगे क्योंकि आपका जीएसटी नंबर है नहीं। फाइनल जो कस्टमर होता है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं होता, वो जीएसटी क्लेम नहीं करता। अगर वो हाँ किसी आगे वो बेचने के लिए ले रहा होता, फिर वो जीएसटी नंबर लेता और उसका इनपुट क्लेम करता। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, सिमिलरली हम फोर्थ इनवॉइस देखेंगे। देखो फोर्थ इनवॉइस में बी टू सी है। यहाँ देखने वाली बात है कि ये महाराष्ट्र का है बस। ठीक है, बाकी सब चीज वैसे ही डाल दूंगा, इसमें जीएसटी रेट 5% वाला है। सिमिलरली एक्सेल बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आप टोटल देख लोगे इसका, फोर्थ इनवॉइस का टोटल कितना आ रहा है, 16,611। 16,611 मैच कर रहा है, तो मतलब ठीक है। ठीक है, सिमिलरली हम अब खोलेंगे फिफ्थ इनवॉइस। अब फिफ्थ इनवॉइस देखो, फिफ्थ इनवॉइस में जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या हुई, बी टू बी सेल हुई। ठीक है, फिफ्थ इनवॉइस में 3 लाइन आइटम है, हमने 3 लाइन आइटम को सेपरेट कर लिया है। इसमें हमने जीएसटी नंबर डाल दिया सामने वाले का, ये बी टू बी इनवॉइस हो गया। ठीक है, सिमिलरली हमने सारी डिटेल्स डाली और हमने टोटल मैच कर लिया। एक बार भी टोटल मैच हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जीएसटी। अब टोटल देखो, टोटल आ रहा है 45,864। बिल का टोटल देखो एक बार, 45,864 मैच हो रहा है, तुम्हारा सब कुछ सही है। ठीक है, सिमिलरली 6 और 7 इनवॉइस भी हम एज इट इज डाल देंगे। किसी को डाउट यहाँ तक? बताओ किसको डाउट है तो आगे बढ़े, पोर्टल पे कैसे डालेगा डिटेल्स। पहले हम जो हमने पहला केस किया था बी टू सी वाला केस था, ये ऐसा केस है जिसमें बी टू बी केस सेल्स भी है और बी टू सी सेल्स दोनों है। यस सर, क्लियर।
ठीक है, हम पोर्टल पे डाल देंगे कैसे डिलीट करेंगे। एक बार लास्ट इनवॉइस जो मैं ये भी वेरीफाई करवा देता हूँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर बाकी इनवॉइस भी चेक करवा दो, ये देख लो। ये 7 नंबर इनवॉइस है। ये B2B सेल्स हमने डाल दिया है, इस पे 18% GST है। हम बस इसको 18% लिखेंगे। फॉर्मूले में हमने 18 ही लगाया, एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर्मूले में हमने 18 लगाया है, एक बार टोटल मैच कर लो, टोटल मैच हो रहा है। नीचे जाओ, देखो 35,400 मैच हो रहा है। तो हमारा ठीक है सब कुछ। ठीक है। तो हम अब डिटेल्स डालेंगे सारी GST पोर्टल में। एक फ्लाइट टाइप का मैं कॉलम ऐड कर रहा हूँ आपको समझने के लिए, वैसे जरूरी नहीं होता फॉर्मेट में डिटेल्स GST रिटर्न भरने की जरूरी नहीं होता, बट मैं आपको समझने के लिए रख देता हूँ। जिस केस में GST नंबर नहीं है वो सारे B2C हो जाएंगे। जिस केस में GST नंबर है वो B2B हो जाएंगे। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? सबको कोई डाउट है तो पूछो। पोर्टल पे आगे बढ़े। पोर्टल पे जाएंगे, इसका लॉगिन करेंगे, इसके क्रेडेंशियल डालेंगे जो भी होंगे। इसकी भी अप्रैल की रिटर्न ऑलरेडी फाइल करी हुई है हमने, क्योंकि 11 तारीख लास्ट डेट थी। हम सेम इसका डेटा आपको मई में डाल के नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि B2B में क्या होता है, सेम एक बार मई में डालने की कोशिश करते हैं कि मई मई में कैसा लग दिखेगा आपको। एक्चुअल में हमने अप्रैल में जाके ऑलरेडी डाल दिया डेटा। एक बार मई में डाल के आपको डेटा दिखाते हैं। हम इसकी B2B सेल्स है तो B2B कहाँ डलेंगी? ये कॉलम में डलेंगी 4A 4B वाले। हमने क्लिक किया। ठीक है। ये इंटरफेस है, हमने ऐड रिकॉर्ड किया। अब सबसे मेन बात, इसमें रेसिपेंट का GST नंबर डालना होता है। हमने जो GST नंबर देखा इनवॉइस से कस्टमर का, कस्टमर को रेसिपेंट भी बोलते बोलते हैं, उसका हमने GST नंबर कॉपी किया। बाकी उसकी डिटेल सारी ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, GST नंबर सही होगा। एमबीएन कंस्ट्रक्शन सप्लायर्स, ये देखो यही नाम था ना, मैच हो रहा है नाम। ठीक है। मतलब सही है जो हमने डिटेल डाला, GST नंबर सही है। हम देखो, हम बाकी डिटेल डालेंगे, इनवॉइस नंबर डालेंगे। इसमें इनवॉइस नंबर कहाँ था हमारा? हमने लिखा था ये रहा। ठीक है। इनवॉइस डेट क्या थी हमने लिखी थी, एक्सेल में कॉपी करके डाल देंगे 2 अप्रैल 2024। हाँ। ये 2 अप्रैल अभी अलाउ नहीं करेगा, तो हम 2 मई डाल देते हैं। ठीक है। 2 अप्रैल अप्रैल में अलाउ करेगा, अप्रैल की रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो रखी है, जो बाद में आपको वेरीफाई करवा देंगे। अभी 2 मई डाल देते हैं अपन समझने के लिए। ठीक है। टोटल इनवॉइस वैल्यू पूछ रहा है भाई, टैक्सेबल वैल्यू नहीं पूछ रहा है, इनवॉइस वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। इनवॉइस वैल्यू का टोटल देखो, सिर्फ इसी बिल का टोटल आएगा, बिल्कुल सबसे बीच नीचे का टोटल में डाल देना। इसी बिल का टोटल देखो कितना आ रहा है, 34,471.5, जो बिल का टोटल था इनवॉइस वैल्यू का, वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है। अभी हमारा GST रेट क्या था वो देखो इस प्रोडक्ट में। प्लेस ऑफ सप्लाई तो ऑटोमेटिकली पिक कर लिया हमने, GST नंबर डाला ना, GST नंबर के आगे जो 2 वर्ड होते हैं स्टेट कोड के, उसके बेस पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली पिक करता है वो। तो उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। हम GST नंबर सही डालेंगे तो बाकी चीज ऑटोमेटिकली पिक करेगा। अब हमने कितने परसेंट वाला GST प्रोडक्ट्स को सेल किया? 5% वाला इसको GST प्रोडक्ट सेल किया। अब इसका टैक्सेबल वैल्यू भी देखो कितना है, 32,830। हम 5% में जाएंगे और 32,830 या टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे। अब देखो, हम एक बार मैच करेंगे कि IGST वाले फिगर हमारी इनवॉइस से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ये देखो हमारे इनवॉइस में कितना आ रहा था IGST 1641.5। मतलब हमारा जो इनवॉइस चल रहा है बिल्कुल ओके है, सेव कर देंगे हम। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है तो बताओ कुछ। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? यार पूछो, डाउट अगर पूछो यार, डाउट अगर पूछोगे नहीं तो कैसे होगा। गुरु प्रताप भाई कह रहे हैं रिपीट, क्या रिपीट करना है भाई बताओ।
बताओ भाई, गुरुत्व पड़ता भाई, रिपीट रिपीट करने की नीड नहीं है। मैं अगला वॉइस ऐड करूंगा, आपको समझ आ जाएगा। चलो अपन नेक्स्ट चीज वॉइस ऐड करते हैं। जैसे हमने पहला इनवॉइस ऐड किया था, वो इनवॉइस ऐड हो गया, दूसरा इनवॉइस ऐड करेंगे। ठीक है, हमने जीएसटी नंबर यहाँ पे कॉपी मारा। ठीक है, देखो डिटेल्स ऑलरेडी पिक करी, उसका पोस्ट वॉच नाम था, मैच कर रहा है। और देखो उसका तेलंगाना भी ऑलरेडी उठा लिया हुआ उसने, नीचे जाओ। देखो तेलंगाना उठा लिया, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इनवॉइस नंबर हम डालेंगे, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे। डेट उसकी 21 अप्रैल है, तो हम 21 मई डाल देंगे यहाँ पे। 21 मई डाल दो। 21 मई डाल नहीं सकते, क्योंकि आज अभी 21 मई हुई नहीं है ना, आज तक की डिटेल्स बुक कर सकते हैं, तो हमने इसे रैंडम पे 1 मई डाल दिया कुछ भी। ठीक है, टोटल इनवॉइस वैल्यू देखो कितनी है इसकी। इसमें 3 लाइन आइटम थे, जिसकी टोटल इनवॉइस वैल्यू है 45,864। हमने डाल दिया 45,864। ठीक है, अब इसमें जीएसटी रेट कौन सा था प्रोडक्ट का, देखो 5% वाला प्रोडक्ट था, जिसके टैक्सेबल वैल्यू हम टोटल करेंगे कितना है, 43,680। 43,680। अब देखो, ये सारे रेट्स हैं। जो हमारा रेट होगा उसी कॉलम में डालेंगे, क्योंकि हमारा 5% वाला रेट प्रोडक्ट था, तो 5% डाल देंगे टैक्स। और देखो हमारा इसमें आईजीएसटी वैल्यू कितना आ रहा है, 2184 मैच कर रहा है। मतलब हमने जो डिटेल्स डाली वो सारी ठीक है। हम डिटेल सेव कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली हम नेक्स्ट बी टू बी इनवॉइस ऐड करें। देखो इसका नाम आ गया, नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी, मैच हो रहा है। सेम तेलंग इसने स्टेट भी अपने आप उठा लिया होगा। बस इसमें नोट करने वाली बात है, इसमें 18% रेट है। लास्ट पहले 5% वाला कर रहे थे ना, इसमें 18% जीएसटी रेट है। हम बाकी डिटेल्स कॉपी करेंगे, इनवॉइस नंबर डाला। अभी डेट हम कुछ भी डाल देते हैं, क्योंकि 30 मई अभी आई नहीं है। इनवॉइस वैल्यू हमने डाल दिया, पूरा कॉपी करा वहां से, 35,400। ठीक है, ये 18% वाला रेट है, तो 18% वाले टैक्सेबल कॉलम में डालेंगे। देखो 18% वाले में डालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू कितना है इसका, 30,000 है ना, 30,000 डाला। फिर देखो आईजीएसटी कितना आया, 5400। मैच कर गया, तुम्हारा सब कुछ ठीक है। अब इस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं है, किसी नोट लिया ना, इसके सारे इंटरेस्टेड सप्लाईज हैं, तो सारा का सारा आईजीएसटी ही है। ठीक है, मतलब ये लोग सेम स्टेटमेंट में बंदा सेल ही नहीं करता, इसका मतलब ये हुआ, सिर्फ बाहर ही भेजा वहां। ठीक है, हमने फर्स्ट वाले कॉलम में क्या डाला, बी टू बी सप्लाईज डाली, और बी टू बी सप्लाईज हमारे पास कितने इनवॉइस है, 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, हम डालेंगे इसके बाद बी टू सी सप्लाईज। बी टू सी सप्लाई किस में डालेंगे, या तो 5 में जाएगा या 7 में जाएगा। मैंने बताया था 5 में किस केस में जाएगा, 7 में किस केस में जाएगा। हमारे केस में कोई है 5 में जाने वाला इनवॉइस, बताओ। गुरु बता भाई, सेम ही डाल देते हमने, नीचे टैक्सेबल वैल्यू में 5% में डाला था। 5 और 18 दोनों में डाल देते अगर अलग अलग रेट का प्रोडक्ट होता तो। 7 में जाएगा, सचिन भाई कह रहे हैं 7 में जाएगा। चलो अपन मैच कर लेते हैं। पहली बात तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है सारी की सारी, ठीक है, सेम चेन में तो नहीं है। अभी देखो गुड्स का वैल्यू किसी केस में 1 लाख से ज्यादा है, नहीं है, नहीं है, तो सारा का सारा 7 में जाएगा। ठीक है, हम 7 में गए, ये हमारा इंटरफेस है, हमने ऐड रिकॉर्ड किया। अब प्लेस ऑफ सप्लाई देखो क्या है। प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे बी टू सी वाले कितने इनवॉइस हैं, 4 इनवॉइस हैं। ठीक है, जिसमें से एक एमपी का है। एमपी में ये एक एमपी है, जिसमें 2 लाइन आइटम है, एक ही इनवॉइस है। 2 3 4 और 6, 4 इनवॉइस हैं। एक उत्तर प्रदेश के और 2 महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, हम प्लेस ऑफ सप्लाईज में गए, हमने पहला मध्य प्रदेश वाला ऐड करना है, डाला मध्य प्रदेश, सर्च किया। अब मध्य प्रदेश देखो कहाँ है, मध्य प्रदेश 23 में कवर होता है, हमने वो डाला। और इसका टैक्सेबल वैल्यू देखो कितना है। टैक्सेबल वैल्यू हुआ, इनका हमने टोटल किया।
टैक्सेबल वैल्यू का हमने टोटल किया, कितना हुआ 8500। ठीक है, हमने 8500 यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और हमारा कितना रेट का प्रोडक्ट था ये देखो, 18% था। हम 18% यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हमारा आईजीएसटी ऑटोमेटिकली पिक कर लिया, देखो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना। ठीक है, इसका मतलब हमारा ठीक है डिटेल्स। ठीक है, हम इसको सेव कर देंगे। हम अ, बाकी इसके बाद देखो नेक्स्ट बिल कितना है हमारा उत्तर प्रदेश का। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देखो 9 में आ रहा है, हमने डाला, सिलेक्ट किया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की टैक्सेबल वैल्यू देखो 7040, ये डालेंगे 7040। देखो अब हमारे प्रोडक्ट का रेट कितना है, 5% है। हम वहाँ पे 5% डालेंगे। हमने रेट सिलेक्ट किया 5%। ठीक है, आईडीएचसी ऑटोमेटिक पिक कर लिया, देखो मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो हमारा डिटेल्स ठीक है, 352 देखो मैच कर रहा है ना, मतलब हमारी डिटेल्स सही है। हमने सेव कर दिया। अभी तक दो इनवॉइस थे महाराष्ट्र, अभी तक जो हमने इनवॉइस देखे उसमें सिंगल सिंगल वो था। अभी देखो महाराष्ट्र के दो इनवॉइस हैं, मतलब पहले दूसरे वाले इनवॉइस में सेम स्टेट थी, मतलब एक ही बिल था जिसमें मध्य प्रदेश आ रहा था। उत्तर प्रदेश का भी एक ही बिल था, अब महाराष्ट्र के दो बिल हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे ऐड करेंगे। कोई अलग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस टोटल करके ऐड कर देंगे। ये देखो मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया, अब टैक्सेबल वैल्यू का दोनों का टोटल, दोनों बिल का टोटल ऐड कर दो। कितना है, 24,620। यहाँ पे रेट देखो कितना है। अभी देखो अगर ये रेट अलग अलग होता दोनों बिल का, फिर अपन दो बार ऐड करते। इस केस में रेट सेम है तो हम एक ही बार रेट रेट जाएंगे। 5% सेलेक्ट किया हमने, हमारे आईजीएसटी कितना है 1231। हमने टोटल किया 1231, मैच कर रहा है, तो मतलब हमारी डिटेल सही है, हमने सेव कर दिया। तो हमारी B2C सेल्स कंप्लीट हो गई है। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ तक? हमारे टोटल में देखो 6 इनवॉइसिस थे, तीन, हमारे टोटल में 7 इनवॉइसिस थे, 3 B2B के थे और तीन थे बी टू चार, 3 B2B के और 4 B2C के। ठीक है, अब देखो पोर्टल पे आपको एक ऊपर देखो रेड दिख रहा है। ये रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने डेट गलत सेलेक्ट की है। इसको इग्नोर करो, क्योंकि हम गलत मंथ में फाइल कर रहे हैं ना, इसको भी एक बार इग्नोर करो। अगर सही मंथ में करोगे तो एरर नहीं आएगा। इसके बाद हमें दो डिटेल्स जोड़ डालनी है, 12 और 13 नंबर। हम HSN जाएंगे, HSN हम पहले डालते हैं 13 डॉक्यूमेंट्स का डिटेल। हमारे कितने इनवॉइस हैं, 1 से 7 हमने डाले, 1 to लेके 7 तक। टोटल नंबर कितने हैं, 7। कैंसिल कितने हुए, 0। ठीक है, हमने ये डेटा सेव कर दिया नीचे। और हम जाएंगे HSN में, इसमें हम डालेंगे HSN का डिटेल्स। इसमें देखो ऊपर B2B और B2C दोनों अलग अलग हैं, B2B का HSN अलग में जाएगा और B2C का अलग में। हम B2B वाले पहले इनवॉइस अलग कर लेते हैं एक बार। हमने ये पाइवेट मारा, देखो इसके टोटल दो HSN कोड्स हैं जिसमें ये माल भेज, दो HSN के हैं। ठीक है, हमने ऐड किया B2B और B2C, इसका फिल्टर मारा, टैक्सेबल वैल्यू लिया हमने। ठीक है, इनवॉइस वैल्यू लिया। इतनी डिटेल्स के बेस पे हम फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम IGST भी ले लो, चलो CGST भी ले लो। ठीक है, इतने के बेस पे फाइल कर देंगे। हम B2B में गए, ठीक है, हमने HSN ऐड किया। दो HSN के प्रोडक्ट्स हैं, इसके 3209 और 5905, हमने ऐड किया 3209 पहले। ठीक है, इसका यूनिट ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट भी हमने ऐड कर दिया।
देखो इसका कितने क्वांटिटी सेल करी उसने, बी टू बी में 3209 की 10। तो हमने डाला यहाँ पे टोटल क्वांटिटी में 10। ये जो बेचता है इसकी जो आइटम्स होती हैं सारी पीसी या पैक्स में होती हैं। तो हमने पैक्स ऐड किया और टोटल क्वांटिटी हुई 10। ठीक है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू देखो कितना आ रहा है 10 का, 30,000। हम डालेंगे 30,000। ठीक है, कितना रेट है इसका, हमें रेट भी ऐड करना पड़ेगा। रेट आ रहा है इसका 18%। तो वहां सिलेक्ट करेंगे 18%। हमने इसका भी वेरिफिकेशन कर लिया कि पांच वाला में 3209 में पांच वाला कोई है, 18 वाला कोई है, मतलब पांच वाला कोई नहीं है, 3200 में सिर्फ 18 वाले ही है, तो हम 18 वाले में डालेंगे। और आईजीएसटी देखो कितना आया था हमारा, 5400। ये हम डालेंगे 5400। देखो सीजीएसटी था कुछ, जीरो था, जीरो था। ठीक है। अब मतलब 3209 में बी टू बी में सीजीएसटी और एजीएसटी जीरो था। ठीक है। हम 3200 बी टू बी में अब दूसरा क्या आ रहा था, 5905। ठीक है, हम दूसरा ऐड करेंगे 5905 एच। ये ऐड किया। इसका क्या था, पैक्स ऐड किया हमने। टोटल क्वांटिटी देखो कितना है, 58। हमने डाला 58। ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू देखो 80,335.5। ये हमारी 80,335 इनवॉइस वैल्यू है। मैं यहाँ ध्यान रखना टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। टैक्सेबल वैल्यू है 76,510। मतलब बेसिकली आपको टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू हमेशा कंफ्यूजन होता होगा, उसमें हमेशा ध्यान रखना, गलती मत कर देना। इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है। और देखो इसमें पांच पे कितना सेल्स है, 80,335.5। ये पांच, हम पांच सिलेक्ट करेंगे। रेट सिलेक्ट किया हमने पांच। इसका आईजीएसटी देखो 3825.5। आईजीएसटी आईजीएसटी जी। हम गए, ऐड किया हमने, सेव कर दिया। यहाँ तक किसी को डाउट? हाँ, समरी की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर आपको पाइवेट से नहीं समझ आ रहा, आप सीधा फिल्टर मार के भी ले सकते हो डिटेल ज्यादा। मतलब पाइवेट तो जब आप सीख जाओगे तो आपको करोगे, नहीं तो आप सीधा कैसे करोगे ये बोलो। सीधा एक्सेल खोलोगे, एक्सेल में देखोगे कि 5905 आपका एचएसएन है। ठीक है। उसमें कितनी क्वांटिटी है, कितना बीटू, मतलब सीधा फिल्टर मार के भी आप कर सकते हो चाहो तो। आप देखो, आप सीधा एचएसएन में गए, एचएसएन कितने हैं, दो। 3209 में एक बी टू बी का इन्वॉइस है, दो बी टू सी का इन्वॉइस है। तो हम बी टू बी में जाएंगे, बी टू बी में जाएंगे, ऐड करेंगे टैक्स वैल्यू 30,000। 30,000 में रेट डालेंगे 18%, आईजीएसटी 5400, सिंपल है। ठीक है। सिमिलरली हम दूसरा एचएसएन खोलेंगे। सिमिलरली हम दूसरा एचएसएन खोलेंगे। इसमें देखो दूसरे एचएसएन में जो हमने डाली थी डिटेल्स, उसमें दो बी टू बी इनवॉइसेज हैं और दो बी टू सी इनवॉइसेज हैं। आपने यहाँ फिल्टर मारा दोबारा। हम अभी बी टू बी डिटेल्स भर रहे थे ना, तो हमने सिर्फ बी टू बी वाली डिटेल्स रखी। और इसमें देखो, इसमें सेम रेट के हैं, मतलब टोटल हम टैक्सेबल वैल्यू में ये डिटेल्स डालेंगे। ठीक है, आईजीएसटी में टोटल करके डालेंगे। ठीक है। तो मतलब आपको पाइवट मारने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एचएसएन से भी डिटेल्स फिल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक, है किसी को डाउट है कोई? क्लियर, आगे बढ़े। हमने बी टू बी वाले एचएसएन डाल दिए, अभी बी टू सी डालने हैं। चलो बी टू सी ऐड करते हैं, बताओ। बी टू सी पे क्लिक करेंगे। हमारे दो एचएसएन के प्रोडक्ट हैं, हम वही अपने पाइवेट पे जाएंगे। हमारे पाइवेट में देखो 3209 में बी टू सी सप्लाई देखो कितनी है। कॉलम एन में देखो, हम जो बी टू बी वाले थे हम एक बार साइड कर देते हैं, हमने हटा दिया। अब देखो 3209 में 18% की सप्लाईज है, 8500 की 3209 में। ठीक है।
32 हमने सेलेक्ट किया। इसके क्वांटिटी पैक्स होते हैं वो सेलेक्ट किया हमने। क्वांटिटी देखो टोटल कितनी है, टोटल क्वांटिटी है इसकी 3। हमने डाला 3। टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, टैक्सेबल वैल्यू है यहाँ पे 8500। रेट कितना है, 18% हमारा। इस केस में देखो आईजीएसटी कितना है, 1530 रुपये। सीजीएसटी एचएसटी जीरो है, हमने ऐड कर दिया। सिमिलरली हम दूसरा एचएसएन कोड ऐड कर देंगे। 5905 पैक्स। क्वांटिटी देखो कितना है उसका, 15। टैक्सेबल वैल्यू देखो कितना है, 31,660। ये 5 में है, ठीक है। आईजीएसटी डालेंगे अपन, कितना आ रहा है, 51583। इसमें 18 जीरो है। सीजीएसटी एचजीएसटी डाला हमने, वो डेटा सेव कर दिया। हम नीचे जाएंगे, हम सेव कर देंगे डेटा। ठीक है, हमारा बी टू बी भी हो गया, बी टू सी भी हो गया। तो सारा एचएसएन वाला 12 नंबर हमने ऐड कर दिया। ठीक है। हाँ, तो एक बार मैं, एक बच्चा पूछ रहा है रेड क्यों आ रहा है, तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये जो हमने इनवॉइस नंबर है ऑलरेडी अप्रैल में ऐड कर दिया, हमने इनवॉइस नंबर सेम लिए है ना। तो इनवॉइस नंबर सेम लेते हैं तो वो एरर दिखा देता है। इनवॉइस नंबर कभी सेम नहीं होता, हमेशा अलग होता है। हमने ऑलरेडी अप्रैल की रिटर्न फाइल कर दिया, वो सेम इनवॉइस नंबर हम मई में भी डाल रहे हैं, तो इसलिए उसने एरर शो कर दिए। अगर आप अप्रैल में डालोगे सेम डेटा, क्योंकि अप्रैल का डेटा है ना, अब तो इनवॉइस एरर ना आता है ये वाला। हमारे केस में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सेम इनवॉइस नंबर यूज किया है। ठीक है ना। ये लिखा भी आ रहा है, रीजन देखोगे ना, आपका इनवॉइस नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सिस्टम में। ठीक है, सेम इनवॉइस दोबारा नहीं हो सकता, आपको रीजन भी दिखेगा कि क्यों एरर आता है ये वाला। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने बी टू बी क्या क्या डिटेल्स डाली इस केस में, हमने 4A वाला भरा, 7 भरा, 12 भरा, 13 भरा। ठीक है, लास्ट वाले हमने क्या भरा था, 7 भरा था, 12 भरा था, 13 भरा था, क्योंकि इस केस में कोई बी टू बी नहीं था। इस केस में बी टू बी ऐड हो गया, तो हमने 4 चीजें करी। हमारी जीएसटी रिटर्न ये वाली फाइनल हो चुकी है। हम क्लिक करेंगे जनरेट समरी पे, प्रोसीड। प्रोसीड करेंगे तो ये फाइल हो जाएगी। इस केस में बता रहा है कि तुम्हें इसको चेंज करना है, वो एरर बता रहा है। हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके बिना आगे सबमिट नहीं होगा ये। ठीक है, वो एरर शो किया, हमने बोला कि हम एरर को, हमें पता है एरर है, हम फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। उसने बोला ठीक है, फिर बढ़ जाओ। हम आगे बढ़े। जो हमने डिटेल्स डाली थी एक बार वेरीफाई कर लो। हम्म। अब देखो, हमने जो 4A में डिटेल्स डाली थी ना बी टू बी की, वो भी जीरो दिखा रहा है, क्योंकि वो इनवॉइस नंबर सेम है, वो भी सिस्टम पिक ही नहीं कर रहा है। बट अगर हम अप्रैल में भरते तो उठा लिया होता। मैं अप्रैल की रिटर्न एक बार खोल के दिखाते हैं आपको सेम। बाकी एक बार ये देख लो, हमने 7 में डाली थी जो डिटेल्स, वो आ गई है, बी टू सी वाली। ठीक है, 3 लाइन आइटम हमने ऐड किए थे। ठीक है। और हमने एच एस एंड सप्ली डाली थी 12 में। बी टू बी और बी टू सी में दोनों हमने दो बार ऐड किया था। दिखा रहा है 2 कॉलम तुमने ऐड किए थे। ठीक है। 13 में हमने डाला 7 इनवॉइस थे, वो बता रहे तुम्हारे 7 इनवॉइस थे। ठीक है। हम चलते हैं एक बार अप्रैल की रिटर्न में। अप्रैल की रिटर्न में हमने ऑलरेडी डाला हुआ है डिटेल। अप्रैल की रिटर्न ऑलरेडी फाइल दिखा रहा है, क्योंकि उसकी लास्ट डेट 11 मई थी, हमने ऑलरेडी फाइल कर दी है। हमने ये सब चीजें, 4 चीजें भरी थी, 4A, 7, 12 और 13। इसका व्यू समरी में देख लेते हैं। इसका व्यू समरी में देखो, ऊपर 4A दिखा रहा है ना, क्योंकि इस केस में इनवॉइस नंबर सही है। ये सब चीजें जो हम भरी थी सारी आ रही है। किसी किसी को डाउट को यहाँ तक बताओ। सचिन दिखा सकते हो। डाउट किसी को यहाँ तक।
क्लियर है सर। ठीक है, हम एक बार जीएसटी 3B पे चलते हैं इसके। जीएसटी 1 हमारी फाइल हो गई है। GST 3B हमने फाइल नहीं करी क्योंकि इसकी 20 मई की लास्ट डेट है। ठीक है। अभी देखो, जो हमारा आउटपुट आउटवर्ड सप्लाई था, जो हमारा CGST SGST नहीं बनना था इस केस में, क्योंकि इस केस में सारी IGST थी। ठीक है। इस केस में एक भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं था, सारी की सारी बाहर वाली स्टेट्स में सेल हुई थी। तो IGST जो हमारा बनना था, जितना आउटवर्ड बन रहा था वो सारा यहाँ आ रहा है, 12,338 का टोटल बन रहा था। एक बार एक्सेल में दिखाना। एक बार एक्सेल में टोटल देखो हमारे IGST का कितना आ रहा है। 12,338 आ रहा है। मतलब हमारा टोटल इतना आउटवर्ड सप्लाई बन रही थी 12,338, मतलब हमारा इतना आउटवर्ड टैक्सेबल पेबल है 12,338 का। ठीक है। और इसका इनपुट है 3719 का। मतलब इसने 3719 के पक्के में बिल लिए हैं जो इसके चढ़ चुके हैं पोर्टल पे। ठीक है। तो जो इसका 4 में आ गया, मतलब जो इसका डिफरेंस होगा उसको पे करना पड़ेगा। हम गए प्रोसीड टू पेमेंट में। अब इस केस में देखो, इसका पिछले महीने का ऑलरेडी ITC बचा हुआ है 16,862 रुपए। तो ये लास्ट वाला केस था, उस केस में उसका पहले यहाँ पे 0 ITC था। तो इस वजह से हमें सारा का सारा पे करना पड़ा। इस केस में हमें पे कम करना पड़ेगा क्योंकि इसका 16,862 ऑलरेडी सिस्टम में है। इसका ये चीज देखो, इसका ऑलरेडी 16,862 ऑलरेडी पड़ा हुआ है सिस्टम में। 12,800 इसका आउटपुट बनता है, मतलब इसका ITC ऑलरेडी ज्यादा बना हुआ है। तो इसका GST पेबल 0 ही आएगा। ठीक है। एक बार दिखाता हूँ मैं कैसे। क्योंकि इसका आउटवर्ड कम है। और जो 3B में आपको ये दिख रहा है ITC में, एक जो 3B में आपको एलिजिबल ITC दिख रहा है 4 नंबर में, ये इसी मंथ का जो ITC अलग ऐड होगा वो आता है, इसमें सिर्फ सिंगल मंथ का आता है। जो पिछले महीनों का ITC इसका अनयूटिलाइज पड़ा हुआ था 16,000, वो अब मैंने आपको दिखाया। और इसका सिर्फ आउटपुट जो बन रहा है 12,000, मतलब इसका नेट में 3700 प्लस 16,000 इतना इसका नेट में हो गया है। तो इसका जो 12,000 से ज्यादा है, तो इसका आउट जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 0 होनी चाहिए। देखो, टैक्स लाइबिलिटी 0 आ रही है, पेबल इन कैश। हम जाएंगे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, एग्री एंड कंटिन्यू। यस। ऑफसेट सक्सेसफुल, मतलब इनपुट पूरा का पूरा आउटपुट से ऑफसेट हो गया है। इस केस में इनपुट हमारा ज्यादा पड़ा हुआ था और आउटपुट हमारी कम थी, इसलिए हमें टैक्स पेबल हमारा 0 आया। हम प्रीसीड टू फाइल पे करेंगे। हम वेरीफाई करेंगे। सिलेक्ट किया, कस्टमर का नाम डाला हमने। 3, इसमें दो चीजें होती है, अगर तुम DSC से फाइल करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। EVC मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, तुम OTP से वेरीफाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। हम OTP से करते हैं। अब कस्टमर के पास OTP गया, हमने कस्टमर से लिया OTP क्या है। देखते हैं, अगर कस्टमर अवेलेबल है OTP देता है हमें, तो हम फाइल कर देंगे। कस्टमर को मैसेज डाला मैंने OTP के लिए। देखते हैं वो देता है नहीं देता। कस्टमर अभी अवेलेबल नहीं है, OTP आया नहीं है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। बस हमें कितना करना था, यहाँ सिर्फ OTP डालना था। और OTP डालती वेरीफाई करते तो रिटर्न सबमिट हो जाती। ठीक है। एक बार मैं आपको
जो हमने पहले रिटर्न में जीएसटी या टू बी भी देखा था, वो भी अगर मैं दोबारा एक बार यहाँ इसमें भी वेरीफाई करवा देता हूँ। हम दोबारा डैशबोर्ड पे जाकर ओपन करते हैं। देखो डैशबोर्ड पे आपको दिखेगा कि आपका पुराने वाला इनपुट जो दिख रहा था ना, वो किस सीजीएससी का कितना पड़ा है और आईजीएससी का कितना पड़ा है। हम अप्रैल में दोबारा गए। अब हम इस पे गए। हम 3B हमारी सबमिट हो चुकी है, बस ओटीपी लेके फाइनल हमें वेरीफाई करनी है। वेरीफाई नहीं हुई है मतलब। हमने क्लोज किया। जो हमें ये दिख रहा है ना 3719 का सीजीएससी, 3719 का एसजीएससी, ये हम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो दिख गया कि टोटल हमें कितना इनपुट मिला है। इसमें हमने क्या क्या परचेज किया है वो हमें जीएससी या टू बी में दिख जाएगा, इसका बाइफिकेशन। हम यहाँ गए, हमने जीएससी या टू बी व्यू किया। ये देखो 3719 और 3719 दिख गया। इसमें क्या क्या अवेलेबल है आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि 3719 3719 का क्या क्या है। डाउनलोड हो गया। मैं ओपन करता हूँ इसे। ये देखो इतना आईटीसी अवेलेबल है, 3719 आईटीसी में क्या क्या है, B2B में गए। ये आ रहा है, हमने ये चीजें परचेज करी है। ठीक है। ये चीज जो है टोटल करोगे देखो, ये 3719 आ रहा है। मतलब हमने बालाजी क्लोर से, ग्रोवर से, ये सब चीजें हमने परचेज करी हैं। इतने इतने अमाउंट की इनवॉइस वैल्यू है, ये टैक्सेबल वैल्यू है, ये सीजीएसटी है, जीएसटी है, ये परचेज इनवॉइस से हमने मैच करना होता है। तो इसमें सबसे चीजें बढ़िया चीज रिकन्सिलिएशन की रहती है कि हमने जो चीज परचेज करी, परचेज इनवॉइस से हमने पोर्टल से मैच करना पड़ता है कि जो हमने परचेज करी परचेज इनवॉइस में, वो के सामने वाले बंदे ने चढ़ाना रह तो नहीं गया। मान लो हमने 10 इनवॉइस, 10 परचेजेस करी, 10 बिल है हमारे पास, पर हमें पोर्टल में 5 ही बिल चढ़े हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब 5 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने बिल चढ़ाए नहीं है। फिर हमें उन्हें फोन करके बोलना पड़ता है भाई तूने बिल क्यों नहीं चढ़ाया। ये रिकन्सिलिएशन का पार्ट होता है, हम आगे देखेंगे इसके बारे में। यहाँ तक समझ आ गया। GSTR 1 और 3B हमने दो केसेस में देखी, जिसमें B2C था और दूसरे केस में B2B B2C दोनों थी। क्लियर है यहाँ तक? ऐसी कोई डाउट पूछो प्लीज। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। ठीक है, क्या लग रहा है अभी और करना है या थक गए? नेक्स्ट क्लास में करें? गुरु प्रताप वो आगे देखेंगे कैसे ऑफसेट होता है। अभी हम मोटा मोटा स्ट्रक्चर समझो। ये हिमांशु जी कह रहे हैं थक गए सर, नेक्स्ट में करें सर। एक बच्चे कह रहे हैं सर थक गए। ठीक है, नेक्स्ट में ही करते हैं सर फिर। हाँ प्रशांत भाई, वीकली क्लासेस हैं। सचिन भाई जो चाहिए होगा बता देना, दे देंगे यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। हिमांशु नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे अपन। अभी हमने 1 और 3 भी देखा है, जीएसटी में आगे देखेंगे और क्या क्या होता है। मंथ क्वार्टरली रिटर्न क्या होती है, कंपोजिशन क्या होती है, वो सब चीजें आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम नॉर्मल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट कोई?
नो सर। ठीक है, फिर अपन क्लास क्लोज करते हैं ये वाली। थैंक यू भाई सब लोगों का।